मुझे जुनून है किसी का। रुद्रम के जाने के बाद शिवाक्षी को गुस्सा आने लगा और वो चिड़चिड़ा महसूस करने लगी। विशु उससे चिपका हुआ था और उसके चेहरे को देखकर बोला, शिवो। एक प्यारी सी और मीठी आवाज सुनकर शिवाक्षी का गुस्सा कम हुआ और उसने विशु को अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे पर किस करके बोली, क्या झाला विशु, इतना उदास क्यों है? विशु शिवाक्षी के कंधे पर सिर रखकर बोला, काय की माझी शिवो उदास है। नक्को बाबा, मैं खुश हूं। पक्का ना? हो। अब अंदर चले खाना खाने। अब अंदर चले खाना खाने, वैसे भी रात होने वाली है। शिवाक्षी विशु को लेकर आश्रम के अंदर चली गई और उसके पीछे बाकी बच्चे और काकी भी चले गए। रसोई ने उनके लिए खाना बना दिया था। काकी ने सभी बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और सब लोग खाने का और शिवाक्षी का वेट करने लगे। शिवाक्षी और विशु अपने कमरे में थे। विशु बेड पर बैठा अपने पैर हिला रहा था और अलमारी से कपड़े निकालते शिवू को देख रहा था। शिवाक्षी गुम थी जब से रुद्रम उसे यूं छोड़कर गया था। आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और बार बार रुद्रम की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपने ख्यालों को झटक रही थी पर उन पर उसका बस नहीं चल रहा था। शिवाक्षी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो कॉटन का कुर्ता और उसके नीचे पटियाला पहनकर बाहर आ गई। वो सादगी में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए बहुत हसीन लग रहे थे। विशु उसे देखकर बोला, मुझे तो तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है जो मेरी पत्नी है। शिवाक्षी मुस्कुराने लगी और अपने तौलिए को साइड में रख कर बोली, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू, शैतान। मैं शैतान नहीं हूँ, शैतान तो वो है। शिवाक्षी उसके पास बैठकर बोली, कौन? वो नेताजी जो मुझे हैंडसम लगता है। रुद्रम का जिक्र होते ही शिवाक्षी ने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया और उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, तुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं ना, आज उनकी बुराई क्यों? क्योंकि उन्होंने तुझे टच किया जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ ना। शिवाक्षी को सभी पल याद आ गए जब जब रुद्रम ने उसे छुआ था और उसके काफी करीब भी आया था। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। आज उसने बहुत वक्त रुद्रम के साथ गुजारा पर उसे बिल्कुल अनजाना एहसास नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उसे जाना पहचाना लगा। वो अपने ख्यालों में गुम थी तभी विशु ने उसे हिलाया और बोला, क्या हुआ? कहाँ चली जाती है बार बार? मेरे पास रहना। शिवाक्षी ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तो यही हूँ बच्चा। चलो अब खाना खाने चले, मुझे भूख लगी है। शिवाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों रूम से बाहर जाने लगी। तभी खिड़की पर लटक रही बेल बजने लगी और उसमें से मीठी मीठी धुन सुनाई देने लगी। शिवाक्षी के कदम वहीं थम गए और आंखें बंद करके वो उस आवाज को अपने अंदर उतारने लगी। उसे एक अलग सी पॉजिटिविटी का एहसास हुआ और उसका दिल खुश हो गया। विशु ने उसका हाथ खींचा और बोला, फिर कहाँ चली गई? शिवाक्षी होश में आई और पीछे मुड़कर उस बेल को देखकर मुस्कुरा उठी और वापस विशु की तरफ मुड़कर बोली, चल बच्चा खाना खाते हैं। वो दोनों खुशी से रूम से बाहर चले गए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ डिनर करने लगे। सब कुछ ठीक था और शांत था। रात का समय, तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। समुद्र किनारे एक आदमी अपने काले कलर की पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा समुद्र की लहरों को देख रहा था जो कई बार उसके पैरों को छूकर जा रही थी। उसकी सफेद शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे जिससे उसका सीना दिख रहा था और उसके बाल उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। चेहरे पर एक अलग सा ही जुनून सवार था और आंखों में दीवानगी हद पार कर रही थी। वो आदमी एकदम शांत खड़ा होकर समुद्र को एकटक देखे जा रहा था। अचानक वो मुस्कुरा उठा। उसकी वो कातिल मुस्कान कोई देख लेता ना तो उसके ऊपर मर मिट जाता। इतना हैंडसम, जुनूनी और हसीन लग रहा था वो। उसके पतले होंठ मुस्कुरा रहे थे और एकदम से मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर नशा छा गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए नशे से कहा, जो तूने किया है ना वो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो अब जो मैं तेरे साथ करूंगा वो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। ये बोलते वक्त उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी
और हर हद पार करने वाला जुनून सवार था। उसने बड़ी दीवानगी से अपने माथे पर आए बालों को साइड किया और कहा, मुझसे दूरी अब तेरे लिए मुमकिन नहीं। अब तो तेरी जिंदगी के हर लम्हे पर मेरा हक है। झुक नहीं सकता पर झुका सकता हूं, और आज शपथ वो एक दिन करके रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम भी रुद्रम गायकवाड़ है, जो कभी हारता नहीं हराता है। और तू तो वो जंगी खिलाड़ी है जिससे मुझे जंग नहीं जीतनी, बल्कि तुझे ही जीतना है, हासिल करना है, छीनना है और अपने आगे झुकाना है। रुद्रम की आंखों का वो तेज और जुनून ना जाने उससे आगे क्या करवाने वाला है, पर जो भी हो वो हारने वालों में से तो नहीं है, और जिसे उसे हासिल करना है वो भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। रुद्रम ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसको अपने पतले होठों के बीच रखकर लाइटर से उसे जला दिया। अब रुद्रम सिगरेट की कश लेने लगा और धुआं छोड़ते हुए बोला, मेरा मकसद मुझे तुमसे दूर रहने को बोलता है, पर मेरा जुनून हो तुम, वो भी ऐसा कि जिसके बिना मैं अब शायद रह नहीं पाऊं। तुम्हें कभी अपने मकसद के बीच नहीं आने दूंगा, पर रस भरी मकसद को भी हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। इतना कहकर रुद्रम सिगरेट के कश लेने लगा और आंखें बंद करके वो पल याद करने लगा जब शिवाक्षी उसकी बाहों में थी और उन दोनों के होठ आपस में मिलने ही वाले थे। ये सब याद करते हुए उसका चेहरा नशे में डूबता जा रहा था और एक सुरूर उसके ऊपर चढ़ने लगा जो कि शिवाक्षी के लिए था। रुद्रम लगातार सिगरेट से धुएं निकालने लगा और आंखें बंद किए शिवाक्षी की छुअन को महसूस करने लगा। वो जानता है कि इस वक्त उसके अंदर किस तरह की भावनाएं उमड़ रही है जो उसे चैन नहीं लेने दे रही है। सौगात आश्रम, रात के 10 बजे। आश्रम में सब सो गए थे और शिवाक्षी ने विशु को भी अपने रूम में सुला दिया था। शिवाक्षी कुछ देर बाद रूम से बाहर आई और सभी लाइट्स बंद करके बाहर गार्डन में चली गई। बाहर का मौसम काफी सुहावना और ठंडा था। चारों तरफ शांति थी। आसमान में तारे चांद के चारों तरफ टिमटिमा रहे थे। चांद की रोशनी सीधा जमीन पर पड़ रही थी। शिवाक्षी ने एक पतली शॉल ओढ़ ली और गार्डन में इधर उधर टहलने लगी। फूलों से आती महक इसे सुकून दे रही थी और वो मुस्कुराती हुई टहल रही थी। तभी उसकी नजर गुलाब के फूल पर पड़ी और उसे देखकर उसके गाल लाल हो गए। उसे वो सब याद आने लगा जब रुद्रम ने उसकी तुलना गुलाब से की थी। शिवाक्षी गौर से उस गुलाब को देखने लगी। तभी उसके कानों में एक रौबदार पर बेहद आकर्षक आवाज सुनाई दी। गुलाब फिर गुलाब को देख रहा है? शिवाक्षी उस आवाज को पहचान गई थी और हैरान होकर पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था। शिवू सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे उनकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है जबकि वो तो यहां है ही नहीं। शायद मेरा वहम होगा। इतना कहकर शिवाक्षी वापस गुलाब की तरफ मुड़ी तो किसी मजबूत इंसान से टकरा गई और जैसे ही गिरने वाली थी उसकी मजबूत बाहों ने शिवाक्षी को थाम लिया और उस पर झुक गया। शिवाक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने रुद्रम को देखकर चौंक गई और हड़बड़ा कर बोली, आप यहाँ इस वक्त? रुद्रम कुछ नहीं बोला और अपनी जुनूनी निगाहों से शिवाक्षी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा जिस पर चांद की रोशनी सीधे पड़ रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था। रुद्रम उस खूबसूरती में खो गया। उसने शिवाक्षी को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और उस पर झुका हुआ था। शिवाक्षी ने उसके आगे चुटकी बजाई और बोली, रुद्रम साहब, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आपका यूं घूमना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रुद्रम ने उसे सीधा खड़ा किया और उससे दूर खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। उसकी नजरों से शिवाक्षी खुद को असहज महसूस करने लगी और अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। रुद्रम उसकी झुकी पलकों की तरफ देखकर बोला, मेरे लिए कुछ खतरनाक नहीं हो सकता है, बल्कि मैं सभी के लिए खतरनाक साबित होता हूं। शिवाक्षी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आपको कितना गुरूर है ना खुद पर। मुझे तो जुनून भी है किसी का। किसका? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। सच कहूं तो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। रुद्रम उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, हंस का है? उसको अपनी तरफ आते देखकर शिवाक्षी घबराने लगी और पीछे खिसकने लगी।
रुद्रम उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और वो पीछे हटती जा रही थी। वो और पीछे जाती इससे पहले रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ जोर से खींच लिया। शिवाक्षी सीधा उसके सीने से जोर से टकरा गई। शिवाक्षी के होंठ रुद्रम के खुले सीने से टच हो गए। यह एहसास रुद्रम के लिए बहुत अलग था और पहली बार उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिवाक्षी को जब यह एहसास हुआ तो उससे दूर होने लगी, तो रुद्रम ने उसे वापस पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवाक्षी को शर्म आ गई और वो उससे दूर होने लगी, तो रुद्रम ने उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया और अपने हाथों के घेरे में शिवाक्षी को कैद कर लिया। शिवाक्षी से खुद से दूर करने लगी, पर रुद्रम उससे हिला तक नहीं। अब ये सब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है आपको हो क्या गया है? रुद्रम ने उसके चेहरे पर फूंक मारी, जिससे शिवाक्षी सिहर उठी और उसने कसकर रुद्रम की शर्ट को पकड़ लिया। ये नजारा देखकर रुद्रम पर जुनून सवार हो गया और वो बोला, तुम ये सब करके क्या करना चाहती हो? इरादा क्या है तुम्हारा? शिवाक्षी चीप गई और उसने उसका शर्ट छोड़ दिया। रुद्रम अपनी गहरी जुनूनी आंखों से शिवाक्षी के चेहरे को देखने लगा, जिस पर हया साफ साफ दिख रही थी। दोनों को पता नहीं था कि उन्हें क्या हो रहा है, क्यों उनके दिल यूं धड़क रहे हैं। शिवाक्षी को बहुत अजीब लग रहा था यूं रुद्रम की बाहों में, और ऊपर से वो उसे घूरे जा रहा था। शिवाक्षी ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, रुद्रम साहब छोड़िए ना। शिवाक्षी का यूं से पुकारना रुद्रम को दीवाना बना गया और उसका दिल अब उसके बस में ना रहा। एक अजीब सी तरंग पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। रुद्रम ने शिवाक्षी की ठोडी को हल्के से छुआ और उसे ऊपर किया। शिवाक्षी अभी भी नजरें झुकाई खड़ी थी। रुद्रम ने उसके होठों पर फूंक मारी तो शिवाक्षी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कांपने लगी। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो यूं बहक क्यों रही है। अपने मन में उठते ख्यालों से वो लड़ रही थी। तभी उसके कानों में बेहद जुनूनी और आकर्षक आवाज सुनाई दी, रसभरी। शिवाक्षी ने अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली और रुद्रम को ये सब देखकर एक अलग ही खुशी मिल रही थी। उसके चेहरे पर आज एक बेहद आकर्षक मुस्कान तैर रही थी, जो कोई देख नहीं पा रहा था। रुद्रम की उंगलियां शिवाक्षी के होठों की तरफ पड़ने लगी, पर रुद्रम खुद को रोक रहा था और बार बार पीछे ले रहा था। पर अब उससे सहन नहीं हुआ और उसने अपनी उंगलियों से शिवाक्षी के होठों को छू लिया, जो बहुत कोमल से थे। रुद्रम की छुअन से शिवाक्षी का रोम रोम कांप उठा और वो घबराने लगी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। रुद्रम ने कसकर उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर दीवानगी से बोला, अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अब तो हर दम हर लम्हा तुम्हारे पास आना है और तुम्हें झुकाना है मेरे सामने। शिवाक्षी ने उसकी आंखों का जुनून देखा तो हैरान रह गई, पर वो भी कहाँ कम थी। उसने रुद्रम के सीने पर हाथ रख दिया और रुद्रम की हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका जिस्म उसके बस में नहीं था। शिवाक्षी ने महसूस किया कि रुद्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया तो रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर रख दिया और नशे से बोला, छेड़कर तरंग पैदा कर दी और अब पीछे हट रही हो? क्यों? खुद को बहुत होशियार समझती हो रसभरी? होशियार समझती नहीं हूं, होशियार ही हूं और आपसे तो बिल्कुल नहीं डरती। हंसकाए हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उनकी आंखों में एक अलग ही जुनून सवार हो रहा था। तभी दोनों के कानों में आवाज सुनाई दी। शिवाक्षी झेप गई और उसने देखा कि काकी बाहर आ रही है। वो हड़बड़ाने लगी और बोली, रुद्रम साहब आप जल्दी जाइए यहाँ से, मेरी काकी आ रही है। तो क्या हुआ? अरे आप समझते क्यों नहीं? वो गलत समझेंगी हमें। क्या समझेंगी? कि हम दोनों क्या? शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा था। रुद्रम उसके करीब बढ़ रहा था और दोनों के फासले कम होते जा रहे थे। ऊपर से रुद्रम की नशीली आंखें शिवाक्षी को घबराने पर मजबूर कर रही थी। शिवाक्षी कांपते हुए बोली, रुद्रम साहब। काकी आ रही है, आप जाओ ना। पहले ये बताओ कि काकी क्या समझ लेगी? कि हम दोनों? आप बहुत होशियार हैं, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, तो
अब पूछी मत। ऐसा क्या है रस भरी? शिवाक्षी का ध्यान काकी की तरफ था और तभी रुद्रम शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। उसके होंठ तरस रहे थे और अपने आप आगे बढ़ रहे थे। शिवाक्षी को अपने गालों पर कुछ गर्म महसूस हुआ और वो जैसे ही मुड़ने लगी तभी रुद्रम ने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर दी। शिवाक्षी की तो होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ और ये रुद्रम ने उसके साथ क्या कर दिया। शिवाक्षी ने उसे दूर करने की कोशिश की और उसके सीने पर जोर से धक्का देकर पीछे हट गई। रुद्रम नशे में उसे देखने लगा और उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने लगा शिवाक्षी वहां से चली गई और उसे सामने ही काकी मिल गई। काकी को देखकर वो घबरा गई और कांपने लगी। काकी उसे ऊपर से नीचे देखने लगी और बोली, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है तू? शिवाक्षी ने कसकर अपनी शॉल को पकड़ लिया और बोली, वो मैं तो। आगे तो बोल। वो मैं तो। आगे तो बोल, क्या हुआ? शिवाक्षी ने पीछे इशारा करके कहा, वो ये। काकी उसके पीछे देखने लगी और बोली, क्या है पीछे? पीछे क्या है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शिवाक्षी हैरान हो गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो चौंक गई और इधर उधर देखने लगी पर उसे कहीं भी रुद्रम दिखाई नहीं दिया। आखिर वो कहां चला गया? अभी तो यहीं था और अब चला भी गया? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवू अपने ख्यालों में गुम थी। तभी काकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगी। काकी उसे अंदर ले गई और गेट बंद करके बोली, शिवू तू अब सो जा, तुझे सुबह कॉलेज जाना है और फिर नेताजी के ऑफिस भी तो जाना है। नेताजी का जिक्र होते ही शिवू ने अपनी शॉल को कसकर पकड़ लिया और उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। काकी उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। शिवाक्षी भी अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गार्डन में एकदम शांति थी, वहां कोई नहीं था। शिवाक्षी बेचैन हुए जा रही थी और बोली, एकदम से कहां चले गए आप? जाना ही था तो आए क्यों थे? और आज ही आपने क्या कर दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या था और क्यों हुआ? शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने रुद्रम का वो जुनूनी चेहरा घूमने लगा। शिवू के गाल लाल हो गए थे और उसका दिल धक धक कर रहा था। तभी उसके कानों में मीठी आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो बेल बज रही थी हवा की वजह से। उस बेल को देखते ही शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो चांद को निहारने लगी। गायकवाड़ विला। एक गाड़ी विला के अंदर आई और बंगलों के बाहर आकर रुक गई। उसमें से रुद्रम बाहर निकला और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बंगलों की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर आज अलग ही जुनून सवार था जिसे पढ़ना आसान नहीं था। रुद्रम को देखते ही गार्ड्स ने उसे सैल्यूट किया। रुद्रम सीधा घर के अंदर चला गया और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी और वो वहीं रुक गया पर मुड़ा नहीं। ज्योति जी उसकी तरफ बढ़ी और बोली, इतनी रात को घर आ रहे हो? कहाँ थे बेटा? रुद्रम बिना मुड़े बोला, मुझे बहुत काम होता है, हर वक्त फ्री नहीं रहता मैं। कभी सामने भी देख लिया करो, माँ ही हूं तुम्हारी, कोई गैर नहीं। प्यार नहीं है कि अपनी माँ से? प्यार क्या होता है मुझे पता नहीं, पर आपके लिए मेरे मन में जो इज्जत है उसके लिए मुझे आपके सामने देखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रुद्रम तेज रफ्तार से वहां से चला गया। ज्योति जी उसे जाते ही देख रही थी और मायूस होकर बोली, पता नहीं ऐसा क्या काम करता है जो इसे परिवार की भी नहीं पड़ी है। बस पूरे दिन काम काम और काम। एकदम इतना कैसे बदल गया मेरा बेटा? हुआ क्या है इसे? क्यों ये परिवार से दूरी बना रहा है? ऐसा क्या काम करता है ये? कुछ समझ नहीं आता मेरे तो। ज्योति जी मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही शेखर जी बाहर आए जो पिलर के पीछे खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। शेखर जी ने अपने चश्मे को उतार दिया और कहा, ज्योति, तुम्हारी परिस्थिति में समझ सकता हूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। रुद्रम का मकसद ही ऐसा है कि उसे हम सबसे दूरी बनाए रखनी होगी और ये जरूरी भी है। रुद्रम सीधा अपने रूम में चला गया और गेट को अंदर से बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकटक बेड के पास पूल के पानी को देख रहा था जिस पर चांद की रोशनी सीधी पड़ रही थी और वो नीला नीला पानी
बेहद खूबसूरत लग रहा था। रुद्रम ने अपनी शर्ट उतारी और उसे साइड में फेंक कर पूल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी पीठ पर बना ओम का टैटू बेहद खूबसूरत लग रहा था और उसके बदन की शोभा बढ़ा रहा था। रुद्रम पूल के अंदर चला गया और दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसकी नशीली आंखें इतनी आकर्षक लग रही थीं कि उसे देखकर कोई भी शर्मा जाए। रुद्रम ने अपने हाथ में पानी लिया और उसे बेहद जुनून से अपने पूरे चेहरे पर डालने लगा। पानी की बूंदें उसकी आंखों से होते हुए उसके पतले होठों से गुजर रही थी और वो बेहद आकर्षक लग रहा था। नशे में चूर उसकी आंखें शिवाक्षी को याद कर रही थी। अगर अभी शिवाक्षी उसके पास होती तो वो ना जाने उसके साथ क्या कर बैठता, क्योंकि जुनून हद पार कर रहा था और अब भावनाएं बस में नहीं थी। रुद्रम ने अपने हाथ को चेहरे पर घुमाया और बोला, क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसा नहीं हूं। ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है और मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, और लड़की के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। उसे झुकना होगा मेरे आगे, उसे हारना होगा इस जंग को भी और खुद को भी, क्योंकि अब चाह कर भी मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरा तो जुनून सिर्फ तुम हो। रुद्रम ने साइड में पड़ी सिगरेट को मुंह में रखा और उसे लाइटर से जलाकर उसके कश लेने लगा। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और नशा आंखों के साथ साथ दिमाग में चढ़ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, कल मेरे मकसद की एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है और मैं अब तुम सबको बताऊंगा कि तकलीफ क्या होती है, दर्द किसे कहते हैं। हाय शपथ, तड़पा तड़पा कर ना मारा तो मेरा नाम भी रुद्रम गायकवाड़ नहीं। तैयार हो जाओ महाराष्ट्र, क्योंकि रुद्रम आ रहा है अपनी सरकार बनाने और सब कुछ अपने हाथों में लेने। इतना कहकर रुद्रम बड़े डरावने तरीके से पानी के अंदर चला गया और उसने एक बटन दबाया तो पूल का पानी गायब हो गया और रुद्रम सीक्रेट दरवाजे से नीचे चला गया। सौगात आश्रम। शिवाक्षी उस बेल को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके दिल में उस मिस्टर अनजान के ख्याल आ रहे थे। कौन है वो और कहाँ है वो जो ये छुप कर सब कुछ कर रहा है पर सामने नहीं आ रहा? कब वो उससे मिल पाएगी? कब उसको दिल से थैंक यू बोल पाएगी? शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद की तो उसे रुद्रम का चेहरा दिखाई दिया और वो झट से आंखों को इधर उधर घुमाने लगी, पर उसका चेहरा सामने से हट ही नहीं रहा था और वो अजीब सा महसूस किए जा रही थी। उसने लंबी लंबी सांसें ली और बोली, क्यों आ रहे हो आप मेरे ख्यालों में? क्या लेना देना है हम दोनों का? आप जैसे लोगों से तो मुझे नफरत है, पर देखो ना, किस्मत ने हमें आपस में मिला दिया और मुझे आपके साथ आपके लिए काम करना पड़ रहा है। जानती हूँ किस किस्म के इंसान हैं आप। बहुत स्वार्थी और बुरे नेता हैं आप। हर किसी को अपने आगे झुकाना आपकी शौक है, पर मैं बहुत अलग हूँ रुद्रम साहब। आप थक जाओगे पर मुझे झुका नहीं पाओगे। मैं हूं ही ऐसी। आप जानते ही कितना है मुझे। देख लेना, एक दिन वो आएगा जब रुद्रम गायकवाड़ मेरे आगे झुकेगा। शिवाक्षी पलटी और बेड पर जाकर विशु को पकड़कर लेट गई। रात यूं ही बीत गई और अगली सुबह का पैगाम लेकर आई। अगली सुबह शिवाक्षी जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ता कर रही थी और विशु को भी खिला रही थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगी। सुप्रभात मुंबई, आज की ताजा खबर। आज चुनावों के परिणाम घोषित होंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार महाराष्ट्र की कमान किसके हाथों में होगी। कौन होगा जो सीएम बनेगा? रुझानों से तो यही लग रहा है कि गायकवाड़ साहब ही बाजी मारेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता से कौन अनजान है इस राज्य में। उनकी शान, उनका ओहदा और उनका रुतबा बहुत खतरनाक है और जीतने के लायक भी। सच कहे तो महाराष्ट्र को ऐसे दमदार नेता की ही जरूरत है। न्यूज को देखकर शिवाक्षी को गुस्सा आने लगा और वो अपने मन में बोली, हाँ, क्यों बनेगा ये आदमी हमारा सीएम? क्या महाराष्ट्र के पास कोई और ऑप्शन नहीं है जो इन्हें सीएम बनाने जा रहे हैं? आखिर पब्लिक पागल हो गई है इस भ्रष्ट नेता के लिए और उसे अपने राज्य की कमान सौंप रही है। ये तो गलत हो जाएगा सबके साथ। पर कोई समझने को तैयार नहीं। सबको बस हैंडसम सा नेता चाहिए जिसे देखकर आंखें सीखे और कुछ नहीं।
शिवाक्षी ने मुंह बिगाड़ा और डाइनिंग टेबल से खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो अपने कॉलेज के लिए कैब से चली गई और विशु को बेबी सिटिंग अपार्टमेंट में छोड़ा। शिवा ने पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई की और 12 बजे विशु को लेकर वापस सौगात आश्रम आ गई। 2 बजे के आसपास चुनाव के परिणाम आने वाले थे और शिवाक्षी को जल्दी से रुद्रम के पास पहुंचना था और सारे काम संभालने थे। शिवाक्षी ने सारा काम किया और कुछ देर बाद आश्रम के बाहर खड़ी होकर टैक्सी का वेट करने लगी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई और उसमें से एक गार्ड बाहर निकला। उसने शिवाक्षी से कहा, मैडम आइए, आपको भाव तक ले जाना है। इसकी क्या जरूरत है? भाव का ऑर्डर है और उनके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। शिवाक्षी ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी गायकवाड़ ऑफिस के बाहर आकर रुकी और शिवाक्षी जल्दी से अंदर चली गई। अपने ऑफिस में बैठा रुद्रम कब से हर कैमरे को देखे जा रहा था और कातिल मुस्कान लिए सिगरेट की कश ले रहा था। कुछ देर में उसके कैबिन का गेट नॉक हुआ तो वो बोला, कम इन। शिवाक्षी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। उसकी बेरुखी शिवाक्षी को गुस्सा दिला रही थी। वो बार बार खांस रही थी ताकि रुद्रम उस पर ध्यान दे, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। शिवाक्षी उसके ठीक सामने खड़ी होकर बोली, रुद्रम साहब, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो आज मैं छुट्टी ले लूं? रुद्रम अपनी फाइल के पेपर्स पलटते हुए बोला, शान पट्टी रसभरी, चुपचाप सामने बैठकर शाम का स्केड्यूल रेडी करो। शिवाक्षी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से पैर पटक कर वहां से जाने लगी तो रुद्रम बोला, ज्यादा पटक पटक मची हुई है क्या? इधर आओ, एक बार मैं निपटा देता हूँ, सारा खेल ही खत्म। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम। इतना कहकर शिवाक्षी सामने काउच पर बैठकर अपना काम करने लगी और रुद्रम अपना काम। शिवाक्षी को लग रहा था कि रुद्रम उसे नजरअंदाज कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो दीवाना तो कब से बड़ी चालाकी से उसे ही देख रहा है और उसमें खोता जा रहा है, पर है बड़ा चालाक, ये शिवाक्षी को पता भी ना चले। शिवाक्षी ने काफी देर तो सहन किया, पर आखिर में वो थक कर अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, आपको आज इतना काम है कि मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हो? रुद्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मग्न रहा। शिवाक्षी को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, ठीक है, मत बोलो, मैं भी जा रही हूँ और आप किसी और को अपनी पीए बना लेना, और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इतना कहकर शिवाक्षी गुस्से से जाने लगी तो रुद्रम और गुस्से से चिल्लाकर बोला, चुपचाप यही रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब से तुम्हें मेरी पीए बनकर रहना होगा और तुम मुझसे छूट नहीं सकती, पता है ना? यहाँ से बाहर गई तो किस तरह पकड़कर तुम्हें किस तरह रोक लूंगा। शिवाक्षी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और कैबिन से बाहर जाने लगी। रुद्रम को बहुत गुस्सा आया और वो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा और शिवाक्षी गेट खोलती इससे पहले रुद्रम ने कसकर उसकी कमर पीछे से पकड़ ली और उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया। शिवाक्षी के तो होश उड़ गए, रुद्रम को जोश चढ़ गया और उसने शिवाक्षी को आज सीधा अपनी गोद में उठा लिया और कसकर उसे जकड़ लिया। अब उसकी आंख से भरी आंखें शिवाक्षी के चेहरे को देख रही थी। शिवाक्षी को होश आया तो वो हैरान हो गई। आज वो रुद्रम की गोद में झूल रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो रुद्रम ने उसे और कस के जकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, शांतता ठवा। शिवाक्षी और जोर से बोली, मला सोड। रुद्रम को उस पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने शिवाक्षी की कमर को कसकर दबा दिया और कहा, तुझे हिम्मत कशी झाली रसभरी, मी तुला सोडगार नहीं। शिवाक्षी को अपनी कमर पर दर्द महसूस हुआ और वो चिल्लाकर बोली, आपकी हद पार हो चुकी है, छोड़ो मुझे वरना। रुद्रम ने उसे जोर से काउच पर बैठा दिया और उसके ऊपर झुककर गुस्से से बोला, क्या करोगी वरना? हाँ बोलो, क्या करोगी? मुझसे दूर तो जा नहीं रही, अब मैंने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है तुमको, बच नहीं पाओगी। हाँ, क्यों, कोई दादागिरी है? रुद्रम गुस्से में चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, माझी दादागिरी आहे, समझल? शिवाक्षी और रुद्रम की आंखें आपस में लड़ रही थी। रुद्रम ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और गुस्से से बोला, हाँ हाँ, मेरी दादागिरी है तुम पर और मेरा हक भी। तुम चाहकर भी अब मुझसे दूर नहीं जा सकती और जाने का ख्याल भी लाया ना तो आई शपथ रसभरी,
तुम्हारा जो हाल करूंगा ना कि तुम तो क्या, मैं खुद चौंक जाऊंगा। रुद्रम की धमकी भरी बातें सुनकर शिवाक्षी डर गई, पर उसने वो भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रुद्रम साहब। शिवाक्षी का इतना कहना ही था कि रुद्रम पिघल गया और थोड़ा शांत होकर उसे देखने लगा। शिवाक्षी ने उसकी गहरी आंखों में देखकर कहा, इस बार गलत जगह पंगा ले लिया साहब ने। झुकने वाली पार्टी नहीं हूं मैं, बल्कि झुकाने वालों में से हूं और झुका कर रहूंगी, चाहे फिर सामने इतना दमदार आदमी ही क्यों ना हो। शिवाक्षी की तेज तर्रार बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देखकर शिवाक्षी हैरान रह गई। इतना अकड़ू और खड़ूस आदमी आज मुस्कुराया, वो भी पहली बार। उसकी मुस्कान कितनी खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ खतरनाक करने वाला है। रुद्रम ने झट से अपनी मुस्कान गायब की और सीरियस अवतार में लौट कर बोला, कभी तेरी तलाश नहीं की, ना तेरी खोज ली, पर अब देखना रस भरी तेरे लिए किस हद तक जा रहा हूं। तो तू माजी वो बन गई? वो क्या बन गई? बोलो ना, क्या बन गई? रुद्रम ने नशे में शिवाक्षी के हिलते हुए होठों को देखा और झट से उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी घबराने लगी और उसके हाथ रुद्रम की शर्ट पर कसते जा रहे थे। रुद्रम धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। दोनों की धड़कनें तेज होने लगी और सांसें आपस में मिलने लगी। अब रुद्रम उसके बिल्कुल पास था और शिवाक्षी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर दी थी। रुद्रम ने उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद थीं और दोनों एक दूसरे की छुअन ले रहे थे। शिवाक्षी की तो दुनिया बदल गई थी। धीरे धीरे रुद्रम अपने होठ चलाने लगा और शिवू के गालों को चूमने लगा। आज वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रुद्रम के ठंडे होठ शिवू की हालत खराब कर रहे थे। अब उसने रुद्रम को धक्का देना शुरू कर दिया, पर वो आदमी और मजबूती से उसके गालों को चूमे जा रहा था और अचानक उसने शिवाक्षी के गाल को काट लिया। शिवाक्षी के मुंह से एक हसीन आवाज निकली, जिसे सुनकर रुद्रम का रोम रोम हिल गया और वो रुककर शिवाक्षी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर रुद्रम अपने मन में बोला, बर्बाद कर देगी ये मुल्की तुझे रुद्रम, पर अब इसके बिना जीना और रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं। क्या रिश्ता है तेरा मुझसे? क्यों तू जरूरी है मुझे? तुझे हराना चाहता हूं, तुझे खुद के सामने झुकते हुए देखना चाहता हूं और देख कर रहूंगा भी। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसका फोन बज गया। रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने शिवाक्षी को छोड़ा और अपनी डेस्क के पास चला गया। उसके जाते ही शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रुद्रम की पीठ उसकी तरफ है और वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। शिवाक्षी झट से उठ गई और घबराती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। उसने गेट खोला और जैसे ही भागने को हुई, तभी रुद्रम ने उसे देख लिया और चिल्लाते हुए बोला, रस भरी। शिवाक्षी कांप उठी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और गेट खोल दिया। रुद्रम ने अपने फोन को उसकी तरफ फेंक दिया जो उसके पास से गुजरा। रुद्रम बेहद गुस्से में बोला, वापस आओ वरना जीना हराम कर दूंगा। शिवाक्षी ने गुस्से से उसे घूरा और तुरंत वहां से भाग गई। रुद्रम की मुट्ठी कस गई और उसने एक जोरदार मुक्का अपने टेबल पर मार दिया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो इस लड़की के साथ कुछ बुरा भी तो नहीं कर सकता था। पता नहीं क्या रिश्ता है दोनों का। रुद्रम ने खुद को शांत किया और अपने फोन को जमीन से उठाकर किसी से कॉल किया। सामने से एक आदमी बोला, जी भाऊ, मेरी रस भरी को कहीं जाने मत देना वरना। जी भाऊ। रुद्रम ने कॉल कट किया और पाटिल को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। शिवाक्षी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। वो भागती हुई ऑफिस के गार्डन में चली गई और वहां जाकर एक बेंच पर बैठ गई। शिवू खुद को शांत करने लगी, पर उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। आज फिर से रुद्रम ने उसे छुआ और वो आगे बढ़े जा रहा था, पर वक्त रहते ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप क्या करना चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूं, पर आप क्यों आ गए मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा करने? मुझे पता है आपका क्या मकसद है। आप मेरा आश्रम हड़पना चाहते हो ना, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आपको रोक लूंगी। रुद्रम अपनी चेयर पर बैठा
पाटिल की बात ध्यान से सुन रहा था, पर उसका दिमाग शिवाक्षी की तरफ था। वो ऐसे कैसे भाग गई उसे छोड़कर, और रुकी भी नहीं। भाऊ, परिणाम आने शुरू हो गए हैं और अभी तक की गिनती के अनुसार हमारी पार्टी आगे चल रही है। असं काय हो भाऊ, आणि आधे घंटे में सारे परिणाम सामने होंगे और फिर आपका पूरा दिन बिजी हो जाएगा। ये बात सुनकर तो रुद्रम को गुस्सा आने लगा और उसे बार बार शिवाक्षी का खूबसूरत चेहरा दिखने लगा। ये लड़की उससे दूर भागती जा रही है और इधर रुद्रम के पास वक्त की कमी होती जा रही है। भाऊ, मैं बाकी का काम संभाल लेता हूँ, और मैडम ने आपका स्केड्यूल रेडी कर दिया होगा ना? रुद्रम नशे से शिवू को याद करते हुए बोला। तुझ्या मैडम गेला? मैडम कुठे गेली? गार्डन में बैठी है और सोच रही है कि मुझसे छूट जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा पाटिल। भाऊ, आप कहो तो उन्हें अभी आपके सामने पेश कर दूं? ए पाटिल, उसके लिए कुछ मत बोल, वो मेरी रस भरी है। उसके साथ क्या क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तो अपना काम कर, समझल? मला माफ करो भाऊ। इतना कहकर पाटिल ने अपना सिर झुका दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही रुद्रम अपनी चेयर से खड़ा हुआ और केबिन की बड़ी सी खिड़की के पास चला गया। उसने कांच पर हाथ रखा और नीचे देखने लगा। अचानक उसका चेहरा बेहद कातिल सा दिखने लगा और आंखों में जुनून और नशा छा गया। उसे नीचे गार्डन में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी जो चुपचाप बेंच पर बैठकर कुछ सोच रही थी। रुद्रम उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, रस भरी रस भरी रस भरी, कब तक बचोगे मुझसे? हाँ, बोलो कब तक? एक ना एक दिन तो वो पल आएगा ही जब तुम मेरी। नीचे बेंच पर बैठी शिवाक्षी बार बार रुद्रम के बारे में सोच रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आता जा रहा था। कैसे किसी आदमी को यूं अपने साथ कुछ भी करने दे सकती है? क्यों उसने रुद्रम को रोका नहीं? क्यों उसने उसे आगे बढ़ने दिया और वो उसे यूं छू गया? शिवाक्षी ने खुद की उंगली को बुरी तरह से मोड़ दिया और खुद को तकलीफ पहुंचाने लगी। उसकी आंखों में से पानी बहने लगा, पर उसने उंगली को मोड़ रखा था। रुद्रम एकटक उसे देखे जा रहा था, पर दूर से उसे दिखा नहीं कि शिवाक्षी खुद को चोट पहुंचा रही है। कुछ देर बाद सभी शहरों और जिलों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए थे और सभी जगह, या यूं कहे पूरे महाराष्ट्र में, रुद्रम की जीत हुई थी। इस खबर से पूरे राज्य के साथ साथ देश में भी तहलका मच गया। ज्यादातर लोग खुश हुए, पर रुद्रम के दुश्मनों की हालत खराब थी, क्योंकि अब उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन के आगे घुटने टेकने होंगे, क्योंकि वो अब सबका लीडर बन चुका है और सबके ऊपर उसकी ही चलेगी। पाटिल भागता हुआ रुद्रम की केबिन में आया और उसने देखा रुद्रम खिड़की से नीचे देखे जा रहा है। पाटिल उसके पास आया और बोला, भाऊ, तुझे खूब खूब अभिनंदन आहे, आप जीत गए हैं और बन गए हैं हम सबके राजा। पाटिल की बात सुनकर रुद्रम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार शिवाक्षी को देखे जा रहा था। पाटिल उसे देखकर बोला, भाऊ, क्या चला? आप खुश नहीं हो क्या? रुद्रम शिवाक्षी को देखकर बोला, खुशी क्या होती है, दुख क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। मैं बस अपना मकसद पूरा करने आया हूं और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तो अब तू देखता जा मैं क्या क्या करने वाला हूं। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस शिवाक्षी को देखे जा रहा था जो सिर झुकाकर बैठी थी। रुद्रम ने अपनी आंखें बंद की और मन में बोला, मैं रिश्ते नहीं बना सकता। मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं, पर इस लड़की ने सब कुछ बदल दिया है। ये पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगी। कहीं मैं अपने मकसद से ना भटक जाऊं, कहीं मैं उस राह पर ना चला जाऊं जिससे मुझे सख्त नफरत है और जिसका मुझे मतलब तक नहीं पता। कुछ पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि अब ये लड़की मेरी रस भरी बन चुकी है और इसके रस से मैं अपनी जिंदगी को भर दूंगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा। पाटिल ने रुद्रम की तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर खड़ा होकर नीचे देखने लगा जहां रुद्रम देख रहा था। उसने शिवाक्षी को देखा और फिर रुद्रम को। पाटिल के तो होश उड़ गए। जिस तरह से, जिन नजरों से
रुद्रम शिवाक्षी को देख रहा था। वो बहुत खतरनाक था, बहुत ही अलग था। उसकी आंखों में एक जुनून और दीवानगी नजर आ रही थी जो हर हद पार करने को बेताब थी। पाटिल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो सोचने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाऊ इस रास्ते पर नहीं चल सकते। उन्हें तो इन सब का मतलब भी नहीं पता है। उनके लिए सब बर्बाद करने के तरीके हैं। भाऊ कभी अपने आप से कंट्रोल नहीं खोएंगे। उनका मकसद तो बहुत बड़ा और खतरनाक है और भाऊ किसी भी कीमत पर उसे पूरा करके रहेंगे। पाटिल को चिंता होने लगी थी और वो रुद्रम के चेहरे को गौर से देखने लगा जो एकटक जुनून से शिवाक्षी को देख रहा था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। पाटिल ने हिम्मत की और कहा, भाऊ। रुद्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब कल आपका शपथ ग्रहण समारोह है और आपको अपना बेस्ट देना होगा और सबको बताना होगा कि शेर आ चुका है। अपने साम्राज्य को अपने अनुसार चलाने और उन सभी गीदड़ की कोई जगह नहीं इस साम्राज्य में और सबको मौत के घाट उतारना होगा। रुद्रम की मुट्ठी कस गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे वो नजारा घूमने लगा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। छोटे छोटे बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे। उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे और चारों तरफ धुआं और आग की लपेटें थी। सब कुछ तबाह हो चुका था और वो आदमी खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ अपनी जलती लाल आंखों से देख रहा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब तक वो पहुंचा तब तक वो बुरे लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। अचानक वो आदमी जोर से दहाड़ा और गुस्से से सब कुछ देखने लगा। तभी पाटिल ने रुद्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाऊ काय झाला? ठीक आहेस ना भाऊ? रुद्रम ने अपनी आंखें खोली जो एकदम लाल थी। उसकी लाल नसें आंखों को बहुत डरावना बना रही थी। वो आग भरी निगाहों से सामने देखने लगा। अब उसके लिए कोई भावना मायने नहीं रखती थी और ना ही कोई रस भरी, क्योंकि उसके सामने उसका मकसद था जिसे उसे अब किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है और अब उसके और उसके मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता। रुद्रम पाटिल की तरफ मुड़ा और बोला, चलो। इतना कहकर रुद्रम गुस्से से अपने कैबिन से बाहर चला गया और पाटिल खिड़की से शिवाक्षी को देखकर बोला, भाऊ कभी किसी के आगे नहीं झुकते और ना ही वो किसी के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं। उनका दिल पत्थर का है। उनके अंदर कोई भावना अपना घर नहीं बना सकती। शायद आप बस उनका टाइम पास है या आपकी वजह से उनका ईगो हट हुआ है, तभी वो अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपको वक्त देते हैं और आपको झुकाना चाहते हैं, जो कि वो करके रहेंगे। देख लेना आप। पाटिल ने अपना मुंह फेर लिया और कैबिन से बाहर चला गया। रुद्रम ग्राउंड फ्लोर पर चला गया और गुस्से में आगे बढ़ता जा रहा था। उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शिवाक्षी बेंच से उठी और बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। शिवाक्षी के कदम बढ़ रहे थे और उधर से रुद्रम भी आगे बढ़ रहा था। रुद्रम गुस्से में बेधड़क आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने शिवाक्षी आ गई। शिवाक्षी नीचे देखकर चल रही थी। उसे पता नहीं था कि रुद्रम उसके सामने से ही आ रहा था। शिवाक्षी आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के एकदम पास पहुंच गए, पर दोनों ने एक दूसरे के सामने तक नहीं देखा। शिवाक्षी ने नजरें उठाकर देखा कि रुद्रम वही है, पर वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। शिवाक्षी को बुरा लगा, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप वहां से चली गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो गुस्से से बिल्डिंग में चली गई। रुद्रम आगे बढ़ गया और गाड़ियों के पास पहुंच गया। उसके आदमी ने गेट खोला और वो झट से अंदर बैठ गया। सारे आदमी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। कुछ पलों में रुद्रम की गाड़ी आगे बढ़ गई। शिवाक्षी जाते ही पीछे मुड़ी और गुस्से के साथ दुखी होकर रुद्रम की गाड़ी को देखने लगी, पर उसे रुद्रम दिखा नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ी का ग्लास ब्लैक कलर का था। बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था, पर अंदर बैठा इंसान बाहर देख सकता था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी।
तभी रुद्रम ने कांच से बाहर की तरफ देखा और उसकी नजर शिवाक्षी पर पड़ी, जो बेचैनी से उसे ही देख रही थी। रुद्रम की आग भरी निगाहों को जिसे राहत मिल गई। आग में जलती उसकी आंखों को बर्फ सी ठंडक मिल गई। उफान मारता दरिया शांत झील बन गया। हवा की वजह से शिवाक्षी के बाल उड़कर उसके खूबसूरत से चेहरे पर आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। शिवाक्षी एकटक रुद्रम की गाड़ी को देख रही थी, पर उसे क्या पता था कि रुद्रम साहब उसे ही देख रहे हैं। रुद्रम का पत्थर सा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पूरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी और ये सब अब उससे सहन नहीं हो रहा था। उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और शिवाक्षी पीछे छूट रही थी। ये चीज उसके बर्दाश्त से बाहर थी। शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया और अंदर जाने लगी। तभी रुद्रम के अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा हुआ और वो जोर से बोला, गाड़ी रोक। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। रुद्रम तेजी से बाहर आया और शिवाक्षी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ा। शिवाक्षी अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। तभी रुद्रम उसके पास पहुंच गया और उसने शिवाक्षी की बाजू को पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ घुमाया। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आया और वो सीधा रुद्रम के सीने से टकरा गई। रुद्रम ने ना आव देखा ना ताव, सीधा उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। शिवाक्षी छटपटाने लगी और बोलने लगी, रुद्रम साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना मुझे, ये क्या हो गया है आपको? रुद्रम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गाड़ी में पीछे की सीट पर जबरदस्ती बिठा दिया और खुद भी उसके पास में बैठ गया। रुद्रम ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था और ड्राइवर से बोला, ले चल मुझे वहां जहां सुकून को आज सुकून की खान से मिलवाऊंगा। ड्राइवर समझ गया और उसने गाड़ी मंजिल की तरफ बढ़ा दी। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। साहब उसे कहां ले जा रहे हैं और क्यों? गाड़ी में एकदम खामोशी थी। रुद्रम बिना किसी भाव के सामने देख रहा था और शिवाक्षी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे रुद्रम का बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी तो वो उसे इग्नोर कर देता और कभी उसके पीछे पड़ जाता। आखिर वो उससे चाहता क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे पीछे पड़ गए हो? रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने शिवाक्षी के हाथ को जोर से दबा दिया। शिवाक्षी की कराह निकल गई, जिसे सुनकर रुद्रम को भी अच्छा नहीं लगा और उसने शिवाक्षी का हाथ छोड़ दिया। शिवाक्षी अपने हाथ को संभालने लगी। उसे दर्द हो रहा था। रुद्रम बेचैनी से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर वो ये सब नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी जुनूनी नजरें, उसकी तड़प साफ साफ दिख रही थी, पर वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। गार्ड ने गेट खोला। रुद्रम ने वापस से शिवाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। शिवाक्षी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर कर रही थी, पर वो नहीं माना। उसने उसे बाहर निकाला और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। रुद्रम के आदमी वहीं चारों तरफ फैल गए। रुद्रम आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे शिवाक्षी चल रही थी। एक पुराना सा खंडर आया। सामने सीढ़ियां थी। रुद्रम उनके ऊपर चढ़ने लगा और शिव को खींचकर चढ़ाने लगा। काफी अंधेरा छा रहा था और कुछ साफ नहीं दिख रहा था। शिव को बहुत डर लग रहा था। कुछ ही देर में उनको रोशनी दिखाई दी और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। रुद्रम उसे लेकर एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गया। वो उस पुराने किले की छत थी जिसके चारों ओर खाई थी और बड़े बड़े घने पेड़ पौधे थे जो उसे और सुंदर बना रहे थे। वातावरण काफी मनोरम था। शाम का खूबसूरत वक्त हो रहा था। रुद्रम ने शिवाक्षी का हाथ छोड़ा और छत के किनारे खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। शिवाक्षी काफी घबरा रही थी। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देखा रुद्रम की पीठ उसकी तरफ थी। वो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ी और बोली, आपकी बदतमीजी की अब हद हो गई है।
आप खुद को समझते क्या है? मुझे आपके साथ काम नहीं करना, सुना आपने? शिवाक्षी का इतना ही बोलना था कि रुद्रम ने उसे कसकर उसकी बाजुओं से पकड़ लिया और खींचकर छत के किनारे कर दिया और उसके ऊपर झुककर गुस्से से उसे देखने लगा। उसकी इस हरकत से शिवाक्षी की रूह कांप उठी और वो डर के मारे उसे देखने लगी। अगर रुद्रम ने उसे छोड़ दिया तो वो इतनी ऊंचाई से सीधा नीचे गिर सकती है। रुद्रम उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझसे दूर जाने की तो ख्याल भी आए ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा था ना, इस जन्म में तो क्या, आने वाले हर जन्म में तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मेरे आगे झुकना होगा, मेरे पास रहना होगा और जो मैं चाहूं वो करना होगा। समझल रसभरी? शिवाक्षी चिल्लाकर बोली। नको नको नको। रुद्रम ने उसे खींचकर ऊपर लिया और कसकर अपनी बाहों में जकड़। दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। रुद्रम ने कसकर शिवाक्षी की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने बेहद करीब करते हुए जुनून से बोला, सब समझा दूंगा और ऐसे समझाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रहेगा। छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे दूर मत जाना रसभरी, मैं बता रहा हूं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझे आपसे दूर जाना है, बहुत दूर। आपके कभी करीब नहीं आना मुझे, समझे आप? शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम को हद से ज्यादा गुस्सा आया और वो जोर से दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर शिवाक्षी बुरी तरह से कांप उठी और डरते हुए उसे देखने लगी। रुद्रम ने उसकी कमर को जोर से दबाया और उसे झकझोर कर बोला, अब बताता हूं मुझसे दूर कैसे जाओगी रसभरी। शिवाक्षी कुछ समझी नहीं। रुद्रम उसे छोड़कर आगे जाने लगा। छत की दीवार पर रुद्रम ने जोर से अपने हाथ को मारा। ये देखकर शिवाक्षी की आत्मा तक हिल गई और वो चिल्लाकर बोली, साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? बोलो। शिवाक्षी की आंखों में पानी था। उसने देखा रुद्रम के हाथ से खून बह रहा था, पर वो अभी भी अपने हाथ को दीवार पर मारे जा रहा था। शिवाक्षी को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो बस उसे देख रही थी। रुद्रम रुका और अपने खून से सने हाथ को लेकर शिवाक्षी की तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर उसने दूसरे हाथ से शिवाक्षी को पकड़ा और बोला, अब कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, चाहकर भी नहीं। माझी रसभरी। शिवाक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले रुद्रम ने अपने खून से सने हाथ को शिवाक्षी की मांग पर रख दिया। रुद्रम का खून शिवाक्षी की मांग में दिख रहा था। शिवाक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले रुद्रम ने अपने खून से सने हाथ को शिवाक्षी की मांग पर रख दिया। शिवाक्षी की मांग में रुद्रम का खून साफ साफ दिख रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और उसकी मांग भर दी गई। रुद्रम का खून बहता हुआ शिवाक्षी की नाक पर आने लगा और धीरे धीरे उसके होठों पर आने लगा। शिवाक्षी एकटक रुद्रम को देखी जा रही थी और रुद्रम दुनिया जहां के जुनून से अपनी रसभरी को देख रहा था। दोनों की आंखें टकरा रही थीं और लब खामोश थे। धीरे धीरे शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा और वो रोने लगी। उसका रोना, उसका दर्द रुद्रम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर कहा, चुप, एकदम चुप, एक आंसू नहीं बहाना चाहिए, समझी? अब तो तुम पर मेरा हक है, वो भी जिंदगी भर के लिए। तुम्हारा तो आंसू भी अब मेरा है, तो इन्हें बहाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवाक्षी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसे बेहद गुस्सा आने लगा। अब उसके दिल में रुद्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जो कभी खत्म नहीं होगी। उसने बेपनाह नफरत से रुद्रम को देखा और जोर से बोली, आप चुप रहिए और दूर हटिए मुझसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? हाँ, बोलो, हो कौन आप? रुद्रम ने शिवाक्षी की दोनों बाजुओं को पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, तुझा पति रसभरी। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली
और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। रुद्रम ने उसके चेहरे को पकड़ा और अपने बेहद करीब करते हुए कहा, माझी सिर्फ और सिर्फ माझी रस भरी। अब बोलो, कहां जाओगी, कहां भागोगी? जहां जाओगी मुझे ही पाओगी, इसलिए कह रहा हूं, चुपचाप मेरे आगे झुक जाओ। शिवाक्षी ने गुस्से में जलती अपनी आंखें खोली और चिल्लाकर बोली, सोचना भी मत कि मैं आपके आगे झुकूंगी, कभी नहीं। आपको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे आपसे बेपनाह नफरत है, इतनी नफरत कि आप कुछ भी कर लो, पर मेरे मन को कभी नहीं जीत सकते। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम के अंदर अजीब सा दर्द हुआ, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और उसने शिवाक्षी की कमर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवाक्षी रुद्रम के सीने पर मुक्के बरसाने लगी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो उसे दीवानगी से अपनी रस भरी को देखे जा रहा था, जो उससे सिर्फ नफरत करती है। काफी देर मेहनत करने के बाद शिवाक्षी रुक गई और नीचे देखने लगी। रुद्रम ने एक हाथ उसके माथे पर रखा और हौले से उन्हें सहलाने लगा। धीरे धीरे शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा और वो दुखी होकर जमीन पर बैठ गई, पर रुद्रम ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो उसे नीचे बैठी रोते हुए देख रहा था। शिवाक्षी सिर झुकाए रोए जा रही थी और बोली, मैंने क्या बिगाड़ा है? सब लोग मुझे परेशान क्यों करते हैं? एक तो माँ बाप भी ऐसे मिले जो कभी खैर खबर नहीं लेते अपनी बेटी की, और ऊपर से ऐसे लोगों ने जीना हराम कर दिया है। ये सब क्या कम था जो अभी एक नया तमाशा हो गया? मेरी मांग भर दी बिना कुछ सोचे समझे। इतने बुरे क्यों हैं आप? क्यों क्यों क्यों? रुद्रम नीचे अपने घुटनों पर बैठा और शिवाक्षी के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और उसे जुनून से देखने लगा। शिवाक्षी का चेहरा एकदम लाल हो गया था और वो नीचे देखते हुए सुबक रही थी। रुद्रम ने एक टक उसके पूरे चेहरे को देखा और कहा, माझी रस भरी। शिवाक्षी ने उसके हाथ झटक दिए और उसे धक्का देकर खड़ी हो गई। रुद्रम झट से खड़ा हो गया और गुस्से से उसे देखने लगा। शिवाक्षी गुस्से से उसे घूरती हुई पीछे खिसकने लगी और उसे उंगली दिखाकर बोली, मुझसे दूर रहना, आप मेरे पास मत आना। नफरत है मुझे आपसे, आपके नाम से। रुद्रम की मुट्ठी कस गई और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी पीछे खिसकती जा रही थी और रुद्रम आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसने शांति से कहा, रस भरी, मेरे पास आओ। रुद्रम ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए, पर वो दूर हटती रही। रुद्रम को गुस्सा आने लगा और वो बोला, रस भरी, मैंने कहा मेरे पास वापस आओ, वरना बहुत बुरी हालत करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। मर जाऊंगी पर आपके हाथ नहीं आऊंगी। अब तुम मुझसे कैसे बच सकती हो? अब तो तुम मेरी हो, मेरी बीवी हो। मांग भरी है मैंने तुम्हारी, वो भी अपने गर्म खून से। चुप 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 चुप, एकदम चुप। आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं, समझे आप? कोई लेना देना नहीं है हमारा। रुद्रम को गुस्सा आ गया और वो तेज रफ्तार से शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी हड़बड़ा गई और उसका पैर अटक गया, और जैसे वो जमीन पर गिरने वाली थी तभी रुद्रम ने उसे कमर से पकड़ लिया और जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। शिवाक्षी उससे टकरा गई और चौंक कर उसे देखने लगी। रुद्रम ने गुस्से से उसकी बाजुओं को पकड़ा और उसे जोर से पास की दीवार पर सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। रुद्रम आंखों में आग लिए बोला, इतनी मजाल तुम्हारी, इतनी ज्यादा? मुझसे दूर जाओगी? हाँ, मुझसे? अभी बताता हूं, रुको, अभी बताता हूं, रुको। इतना कहकर रुद्रम गुस्से से उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। शिवाक्षी कांप उठी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर रुद्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके होठों के करीब जाने लगा। रुद्रम बहुत गुस्से में था और शिवाक्षी मजबूर थी। दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों की सांसें टकराने लगी।
शिवाक्षी ने अपनी जी जान लगा दी पर खुद को छुड़ा नहीं पाई। रुद्रम और पास आ गया और शिवू ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम ने अपने माथे को उसके माथे से भिड़ा दिया और आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगा। शिवाक्षी को एहसास हुआ कि रुद्रम कुछ कर नहीं रहा था। अब जाकर उसे चैन मिला और वो चुपचाप खड़ी रही। रुद्रम बंद आंखों से वो सब देख रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी नजरों के सामने शिवाक्षी के वो कीमती आंसू जो टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे और वो सिर झुकाकर जमीन पर बैठी रो रही थी। रुद्रम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो शिवाक्षी की और करीब जाता जा रहा था और उससे चिपकता जा रहा था। आंखें बंद किए रुद्रम बोला, रसभरी मत करो ये सब। तुम्हें झुकना होगा मेरे सामने। आना तुम्हें मेरे पास ही है। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? चुपचाप मेरे पास आ जाओ। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और उसकी कॉलर को पकड़कर बोली, कितनी बार कहूं नहीं आना आपके पास। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और ना ही होगा कभी। झुकोगे तो आप, वो भी बहुत जल्द। देख लेना, बहुत रो लिया। अब बारी है आंख से आंख मिलाने की और करारा जवाब देने की, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा रुद्रम साहब। रुद्रम के चेहरे पर कातिल से भी खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो बोला, मुझे तो ये करारा जवाब देने वाली पूरी की पूरी चाहिए। एक बार हाथ लग जाए फिर बताता हूं कि जवाब देना किसे कहते हैं और किस तरह से दिया जाता है। शिवाक्षी ने उसे घूरा और कहा, आपसे बहस करना बेकार है। छोड़ो मुझे और जाओ, अपना ताज संभालो। मालिक बन बैठे हो पूरे महाराष्ट्र के। जाओ वहां, आपको सारे सुख मिलेंगे। मेरे पास नहीं है सिवाय आपके लिए नफरत के। मुझे तो ये नफरत ही चाहिए। अब बोलो क्या करोगी रसभरी? शिवाक्षी ने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर रुद्रम घायल हो गया और दीवानगी से बोला, कुछ भी कह लो या कुछ भी कर लो, पर ये सच कौन बदल सकता है कि तुम अब मेरी पत्नी हो और जल्दी ही तुम्हें मेरे पास आना होगा। शिवाक्षी कुछ नहीं बोली, पर मन में वो जानती थी अब उसका और रुद्रम का रिश्ता जुड़ चुका है और ना चाहते हुए भी रुद्रम जैसा इंसान उसका पति बन चुका है। पर वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। उसे बहुत नफरत हो रही थी, वो पागल हो रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। रुद्रम ने शिवाक्षी के कोमल हाथों को पकड़ा और उन्हें अपनी कॉलर से हटाते हुए नीचे ले जाकर शिवाक्षी की कमर पर रखकर जोर से दबा दिया। शिवाक्षी की कराह निकल गई और वो गुस्से से उसे देखने लगी तो रुद्रम कुटिल मुस्कान लिए उसे देखने लगा और बोला, ये तो बहुत छोटा दर्द है, अभी तो आगे देखो क्या क्या होता है। जितनी तकलीफ आप मुझे दे रहे हो ना, कसम से उसकी दुगनी तकलीफ आपको मिलेगी। आपको तकलीफ देने वाला आपका अपना ही होगा, जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहेंगे। मैं किसी को नहीं चाहता, ना कोई मेरा खास है, इसीलिए मैं पागल हो जाऊं। मेरे लिए सब कुछ मेरी सत्ता है, जिसे मैं हासिल कर चुका हूं। तो अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं, समझा? तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हूं, ना कभी कोई दुश्मनी रही हमारी। फिर ये सब क्यों? क्या आपको भी मेरा आश्रम हड़पना है, जो कि मरते दम तक मैं आपको लेने नहीं दूंगी। रुद्रम बिना किसी भाव के उसके चेहरे को देखने लगा और उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, नादान हो तुम। जहां तक सोच रही हो, मेरी सोच उससे कई गुना आगे जाकर रुकती है, और जो मैं सोच रहा हूं वो बहुत बड़ा और खतरनाक है, जहां तक तुम कभी नहीं पहुंच सकती। मुझे जो चाहिए वो। इतना कहकर रुद्रम चुप हो गया और शिवाक्षी की पलकों को देखने लगा, जो बार बार झपक रही थी और एकटक रुद्रम को देख रही थी। शिवाक्षी को देखते हुए रुद्रम अपने मन में बोली, कितना जुनून है मुझ में, पर तेरे आगे सब फीका है। कितनी दीवानगी है मेरी शिद्दत में, पर तेरे आगे सब मजबूर है।
चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकता, पर ना चाह कर पीछे भी हट सकता। तू मेरा जुनून है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। रुद्रम और शिवाक्षी एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखें जुनून से भरी हुई थी, तो दूसरे की आंखों में नफरत उछल उछल कर बाहर आ रही थी। शिवाक्षी ने रुद्रम के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। रुद्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये लड़की अब क्या करने वाली है। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवाक्षी ने अपने हाथ हटा दिए और कहा, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, तो अब मुझे अपने आश्रम जाना है। शिवाक्षी की बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं थी, पर नियम तो नियम थे और बनाए भी खुद रुद्रम नहीं थे। रुद्रम आगे बढ़ा और शिवाक्षी के गाल पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसे चूमने लगा। शिवाक्षी की मुट्ठी कस गई और आंखें बंद किए वो ये सहन कर रही थी। उसे इस आदमी के मुंह नहीं लगना था, इसीलिए खामोशी से खड़ी रही। इधर रुद्रम इस लड़की का दीवाना हुए जा रहा था और इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। रुद्रम के पतले होंठ शिवी के गाल को चूमते हुए आगे बढ़ने लगे और वो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंच गया। शिवाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए और उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने रुद्रम को धक्का दे दिया और उससे दूर होकर उसके सामने पीठ करके खड़ी हो गई। शिवी का दिल धक धक कर रहा था, सीना ऊपर नीचे हो रहा था। और हो भी क्यों ना, एक मर्द ने पहली बार उसे इस तरह से छुआ था, और वो भी इतनी शिद्दत से। शिवाक्षी की पीठ को रुद्रम नशे से देख रहा था और पागल हुए जा रहा था। धीमे कदमों से वो शिवी की तरफ बढ़ने लगा और जाकर पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवाक्षी के होश उड़ गए और वो कुछ समझ पाती इससे पहले रुद्रम ने अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए और उसे चूम लिया। शिवी की रूह अंदर तक हिल गई और वो उससे दूर होने लगी, पर रुद्रम ने उसे जकड़ लिया और उसके कानों में मदहोशी भरी आवाज से बोला, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, पर इतना जरूर पता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ करना चाहता हूं और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है रसभरी। बाकी तुम मेरे लिए क्या हो मुझे नहीं पता, पर हो बस मेरी, और मेरे आगे झुकना होगा बहुत जल्द। इतना कहकर रुद्रम ने एक बार फिर से उसके कंधे को चूम लिया और उससे दूर हो गया। शिवाक्षी कांप रही थी, उसका अंग अंग कांप रहा था। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था और काफी अजीब एहसास था। रुद्रम ने अपनी जेब में हाथ डाले और जुनून से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक दीवानापन और जुनून नजर आ रहा था। वो इस लड़की के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और जाएगा भी। शिवाक्षी उसके सामने पीठ करके खुद को संभाल रही थी। उसने अपनी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके वो सब याद करने लगी जो रुद्रम ने उसके साथ किया। उसे यूं करता देख रुद्रम बोला, आदत डाल लो, क्योंकि अब हर रोज तुम्हारे साथ यही होने वाला है और शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली और बिना उसकी तरफ देखे बोली, मेरी इजाजत के बिना आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। आपका जीना हराम कर दूंगी मैं और बताऊंगी कि किसी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है रुद्रम साहब। शिवाक्षी की बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने शिवाक्षी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सीने में लेकर बोला, एक दिन तुम खुद आओगी मेरे पास और जो मैं करूंगा तुम्हारे साथ उसे चुपचाप एक्सेप्ट करोगी। देखते हैं कौन किसके पास आता है और झुकता है। दोनों जुनून से एक दूसरे को देखने लगे। अचानक रुद्रम ने शिवाक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। शिवाक्षी उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी और खुद को छुड़ाने लगी, पर वो पत्थर दिल इंसान बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ और उसे ले जाता रहा। रुद्रम उस खंडर से बाहर आया और नीचे आकर उसने शिवाक्षी को अपनी गाड़ी में
पीछे की सीट पर बिठा दिया और जोर से गेट बंद करके अपने आदमियों से बात करने लगा। 24 घंटे, पूरे के पूरे 24 घंटे इस पर नजर रखनी है। ये कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है, सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, पर इससे इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आश्रम के चारों तरफ फैल जाओ और आने जाने वालों पर नजर रखो। मेरा इससे कोई लेना देना है, ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सबका वो बुरा हाल करूंगा कि समझल। सभी आदमी एक साथ बोले, हो भाऊ। शिवाक्षी गाड़ी में गुस्से में बैठी थी और रुद्रम को कोसी जा रही थी। रुद्रम ने डोर खोला और सीधा उसके पास आकर बैठ गया। शिवी उससे दूर जाकर बैठ गई और उसे इग्नोर करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। रुद्रम को उसकी यादें दीवाना बना रही थी। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और अपने फोन पर कुछ करने लगा। उनकी गाड़ियां वहां से निकल गई। रुद्रम ने शिवाक्षी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया। रुद्रम ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, फोन दो अपना। मेरे पास नहीं है तो किसके पास है? आपके केबिन में। रुद्रम कुछ नहीं बोला और उसकी बाजू को छोड़कर अपना काम करने लगा। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। कुछ ही देर में वो लोग रुद्रम के पार्टी ऑफिस पहुंच गए। रुद्रम ने अपने आदमी से शिवाक्षी का पर्स मंगवा लिया और वापस वहां से चले गए। शिवाक्षी मुंह फेर कर बैठी थी और रुद्रम ने उसके फोन नंबर ले लिए और फोन को वापस उसके पर्स में रख दिया। कुछ देर बाद वो लोग सौगात आश्रम पहुंच गए। शिवाक्षी बिना कुछ बोले अपना पर्स लेकर गाड़ी से बाहर निकल गई और अंदर जाने लगी। उसे लगा कि रुद्रम उसे रोकेगा, कुछ तो बोलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अंदर जाती रही और रुद्रम उसे जाते हुए खामोशी से देखता रहा। शिवाक्षी को बार बार एहसास हो रहा था कि रुद्रम उसे बुला रहा है, उसे बोल रहा है कि रुक जाओ, मेरे पास आओ, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा था। धीरे धीरे शिवाक्षी आश्रम के अंदर चली गई और साहब के नजरों से ओझल हो गई। उसके जाते ही रुद्रम ने अपनी सीट से सिर टिका दिया और आंखें बंद करके बोला, रोक लूंगा, अपने अंदर कैद कर लूंगा, पर अभी नहीं। अभी मेरा मकसद मेरे लिए सब कुछ है। मुझे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। तुम उसके बीच नहीं आ सकती, पर इन सब चक्रों में मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, वरना शायद खुद को दबा कर बैठूंगा। मकसद और जुनून साथ साथ चलेंगे और मेरी रस भरी तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो आए शपथ, मैं बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। कुछ देर बाद रुद्रम की गाड़ियां वहां से चली गई और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। पूरे रास्ते रुद्रम शिवाक्षी के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हुआ क्या है और वो इस लड़की के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है। रुद्रम किसी से नहीं डरता था, पर उसे अब एक डर सताने लगा था कि कहीं वो लड़की उससे दूर ना चली जाए, कहीं वो उसे धोखा ना दे दे और भाग ना जाए। हालांकि उसकी नजर अब शिवाक्षी पर हमेशा रहेगी। रुद्रम के पास वक्त की बहुत कमी थी, वरना अब तक वो शिवाक्षी के मामले को सुलझा देता। रुद्रम की गाड़ियां एक सुनसान इलाके में चली गई। गाड़ियां एक साथ एक जगह पर रुक गई। गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ खड़े हो गए। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। एक आदमी ने रुद्रम की गाड़ी का गेट खोला तो वो बड़ी शान से और गुरूर से बाहर आया और आगे बढ़ने लगा। वो लोग थोड़ी दूर चले गए, फिर एक बंगलों के सामने जाकर रुक गए। रुद्रम तेज रफ्तार से उसके अंदर चला गया और कुछ गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल गए। अंदर आते ही उन्होंने एक बटन दबाया तो हॉल के बीचों बीच की जमीन हट गई और सब लोग एक साथ नीचे अंडरग्राउंड एरिया में चले गए। रुद्रम जैसे ही नीचे आया, वहां काम कर रहे सभी लोगों ने झुककर उसे सल्यूट किया और वापस अपने काम में लग गए। एक लड़की जो यही कोई 23 या 24 साल की होगी आगे आई और रुद्रम के सामने आकर उसे सल्यूट करके बोली, गुड इवनिंग सर। लड़की के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी जिसे रुद्रम देख तक नहीं रहा था और बस एकटक सामने देख रहा था। लड़की को थोड़ा बुरा लगा कि रुद्रम उसके सामने तक नहीं देख रहा है। वो बोली, अब सर,
हमारी टीम ने उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। आप बस एक ऑर्डर दीजिए, हम उन लोगों के एरिया को सील कर देंगे। अभी नहीं, जो आप चाहोगे वही होगा सर, बस एक बार कह दीजिए। रुद्रम बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वो लड़की उसे प्यार से देखने लगी और अपने मन में बोली, कितनी बेरुखी है आपकी बोली में, कितना निर्दयी है आपका दिल। पर देखो ना, बार बार दिल आपको ही सुनना चाहता है, आपको ही देखना चाहता है। क्या जादू कर दिया आपने सर, मैं ना रह पा रही हूं और ना कह पा रही हूं। पर एक दिन आपको जरूर बताऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। लड़की मुस्कुरा रही थी और रुद्रम को जाते हुए देख रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, टीना, तुम जो सोच रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। टीना को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी का हाथ हटाते हुए कहा, तुम चुप रहो अमित, कभी अपने मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोलते, हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हो। सच ही कह रहा हूं, तुम जिसके सपने संजो रही हो ना, उसके पास दिल है, पर वो किसी के लिए कुछ महसूस नहीं करता है। उसके अंदर कोई भावना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी हुई है, और एक मकसद जिसके लिए हम सब उनका साथ दे रहे हैं। वो जीते भी सिर्फ उस मकसद के लिए है, बाकी उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और प्यार नाम की चीज का तो मतलब उन्हें पता ही नहीं है। सही कहा, उन्हें नहीं पता कि प्यार क्या होता है। पर शर्त लगा लो, एक दिन रुद्रम सर को भी प्यार होगा, और वो भी बेपनाह, जिसकी कोई हद नहीं होगी, जिसकी कोई रोक और टोक नहीं होगी। बस इश्क होगा और उनकी आशिकी। अमित कुछ नहीं बोला और टीना के चेहरे को देखता रहा। टीना खुश होकर बोली, सोचो, जो इंसान अपने मकसद के लिए इतनी हद पार कर सकता है, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब ऐसे आदमी को प्यार होगा तो वो प्यार कितना जुनूनी होगा, कितनी दीवानगी होगी उसकी मोहब्बत में। मुझे इंतजार है उस वक्त का जब रुद्रम सर को भी प्यार होगा। इतना कहकर टीना वहां से चली गई और अमित ने अपने मन में कहा, कैसी बेरुखी है तुम्हारी, जो तुमसे इतना प्यार करता है उसके सामने तो तुम देखती नहीं, और जिसे तुम प्यार करती हो वो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता और ना तुम्हारे सामने देखता है। हाँ, सब कुछ उलझा हुआ है, इसे बस रुद्रम सर ही ठीक कर सकते हैं। अमित ने आह भरी और वापस अपने काम पर लग गया। रुद्रम आगे बढ़ा और एक कमरे में चला गया जिसके चारों तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी एलसीडी लगी हुई थी। उन पर आज की न्यूज चल रही थी कि रुद्रम गायकवाड़ ने हासिल की महाराष्ट्र की कमान और अब होंगे हम सबके मालिक और राज्य के नए और युवा सीएम। रुद्रम ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट के जेब में डाले और बिना किसी भाव के न्यूज देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक आदमी आगे आया और रुद्रम को सल्यूट करके बोला, सर, अब आपकी जान के कई दुश्मन तैयार हो चुके हैं। हालांकि किसी को आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है, पर आपके एक सीएम के तौर पर कई दुश्मन पैदा हो गए हैं और ताक में है कि कैसे आपके ऊपर हमला करें। कल आपका शपथ ग्रहण समारोह है और वहां कोई खतरा होने की संभावना है, पक्का तो नहीं कह सकते। रुद्रम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और खौफनाक तरीके से बोला, आने दो सबको, एक एक को धूल चटाने में माहिर है ये रुद्रम। नियमों और कानूनों में बंधा हूं, वरना अपने हिसाब से तो सालों को कब का खा चुका होता। अब कल से शुरू होगा हमारा मकसद, और उसमें एक एक को घसीट कर कुचल कर ना रख दिया तो मेरा नाम भी रुद्रम गायकवाड़ नहीं। आसपास खड़े सभी आदमियों के चेहरों पर एक अलग ही जोश और जुनून सवार हो गया रुद्रम की बातें सुनकर, और सबने ठान लिया था कि अब उन दुष्टों को सबक सिखाना है किसी भी कीमत पर। वो लोग आपस में कुछ डिस्कस करने लगे। कुछ देर बाद उस रूम का डोर नॉक हुआ। रुद्रम के यस बोलने पर टीना अंदर आई। रुद्रम फाइल रीड कर रहा था और टीना उसे देख रही थी। उसने रुद्रम को सल्यूट किया और कहा, सर, शिंदे के साथ आपकी कल की मीटिंग फिक्स की गई है और वो शपथ ग्रहण के बाद रखी गई है। फाइल को रीड करते हुए रुद्रम बोला, रुद्रम की तरफ से कोई भाव ना मिलने के कारण टीना को बुरा लगा और वो चुपचाप वहां से चली गई। रुद्रम की मीटिंग काफी देर रात तक चली। रात के 12 बजे वो फ्री हुआ और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। उनकी गाड़ियां रोड पर चल रही थी।
सबसे आगे वाली गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठा आदमी काफी गहरी सोच में गुम था। कितना सब कुछ उलझा पड़ा है उसके चारों तरफ। रुद्रम ने अपना सिर टिका दिया और आंखें बंद करके बोला, बिखरा हुआ है सब कुछ, समेटू कैसे? हार नहीं मानूंगा, खून के आंसू रुला कर रहूंगा। रुद्रम ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसके कश लेने लगा। अचानक उसके दिमाग में शिवाक्षी का चेहरा घूमने लगा। वो नजारा रुद्रम कभी नहीं भूल सकता जब उसने पहली बार शिवाक्षी को देखा था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो लड़की। एक अलग ही नूर है उसके चेहरे पर, जिसे कोई पहली बार देखकर ही उसका दीवाना हो जाए। उसके खुले बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। वो बार बार उन्हें कानों के पीछे कर रही थी और मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्रम को देख रही थी। रुद्रम का तो जान जैसे थम सा गया था जब उसने पहली बार ऐसी खूबसूरती को देखा था। उसकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। जब शिवाक्षी ने अपने बालों को हवा में लहराकर पलट कर चली गई थी, तब जो वार रुद्रम के सीने पर हुआ था उसे वो आज तक नहीं भूल पाया था और उसका दीवाना होता जा रहा था। कितनी खतरनाक लड़की है। मजाल है जो झुक जाए या एक भी बात मान जाए। हर वक्त बस जिद और बराबरी की टक्कर। रुद्रम के चेहरे पर नशा चढ़ता जा रहा था और वो धुएं को छोड़ते हुए बोला, मेरी बीवी। जिस तरह से वो बोला था, अगर शिवाक्षी सुनती तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते। दोबारा कश लेते हुए रुद्रम बोला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कोई कमी नहीं, ना कोई निशान, बस एक लाल टमाटर के जैसे चमकता हुआ चेहरा जिस पर हर वक्त गुस्सा और मेरे लिए बेपनाह नफरत। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी आंखें बंद करके बोला, जिद है अब तुझे पाना, जुनून है तेरा हो जाना। क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, पर बस हर वक्त तेरे पास ही रहना। रुद्रम हद से ज्यादा दीवाना हो रहा था और शिवाक्षी के पीछे पागल हुए जा रहा था। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है और वो क्यों इस तरह बर्ताव कर रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को छूना तो दूर, उसके सामने तक नहीं देखा, पर यहां तो उसने सीधा शिवाक्षी को चूम लिया और उसकी मांग में भर दी। रुद्रम अपने ख्यालों में गुम था और रास्ता कट रहा था। सौगात आश्रम। रात के 12 बज चुके थे। सब लोग सो चुके थे सिवाय शिवाक्षी के। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। शिवी अपने बेड पर घुटनों में मुंह डालकर बस बैठी थी। पास में विशु गहरी नींद में सो रहा था। शिवाक्षी पिछले 1 घंटे से यूं ही बैठी थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी खूबसूरत आंखें एकदम लाल थी और नसें भी लाल हो गई थी। दूध सा सफेद चेहरा आज लाल हो रखा था। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आ रही थी जब वो आश्रम में आई थी। फ्लैशबैक। शिवाक्षी बेहाल सी आश्रम की तरफ बढ़ने लगी। रुद्रम का खून जो उसकी मांग में सिंदूर के रूप में सजा हुआ था सूख गया था। उसकी कुछ धाराएं जो उसके नाक तक आई थी सूख गई थी। शिवाक्षी बिना रुके अंदर जाती रही और आश्रम में पहुंचकर उसका सामना रमा काकी से हुआ। शिवी को देखकर वो तुरंत उसके पास आई और बोली, ये मुलगी, कहाँ थी तू? इतनी देर कैसे हुई तेरे को? पता है ना कितनी चिंता हो गई मेरे को। बोलते हुए रमा काकी की नजर शिवाक्षी की मांग पर पड़ी तो वो हैरान हो गई और बोली, हे काय झाला? तुम्ही ठीक आहे शिवू? शिवाक्षी को होश आया और वो बोली, काय झाला काकी? काकी ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, ये काय झाला मुलगी? तेरे को चोट लगी है क्या? शिवाक्षी ने अपने माथे पर हाथ लगाया। तब जाकर उसे सब कुछ याद आ गया कि आज रुद्रम ने उसके साथ क्या क्या किया था। उस मंजर को याद करते हुए शिवाक्षी को गुस्सा आने लगा, पर अभी उसे खुद को शांत करना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि अब उस आदमी ने शिवी की मांग भर दी है। बोल ना, क्या हुआ है? कब से पूछ रही हूँ। अब कुछ नहीं हुआ काकी। तो ये क्या गिरा हुआ है मांग में? किसी से शादी करके आई है क्या? अरे काकी, काहे बोलती तुम्ही? ऐसा कुछ नहीं है। आज वो साहब जीत गए ना, तो उनकी पार्टी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा था, तो गुलाल भी लाया गया।
किसी ने गुलाल की जगह लाल रंग पानी में घोल दिया और सबके ऊपर उछाल दिया। मेरे माथे पर आकर गिरा तब ऐसा हुआ। ये सच में लाल रंग ही है ना? मेरे को तो खून लगता है। नहीं नहीं काकी, रंग ही है, ये खून कहाँ से आएगा? ठीक है, जा इसे साफ कर दे। ऐसे कुंवारी लड़की मांग नहीं भरती, समझल? हो काकी। इतना कहकर शिवी जाने लगी तो काकी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? देख, तेरे आई बाबा तुझ पर ध्यान नहीं देते तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना, मेरी पूरी नजर है तुझ पर। तू मेरी जिम्मेदारी है। किसी ने कुछ किया तो नहीं ना? किया है तो बोल, अभी उसको सबक सिखाने जाती है मैं। नको नको काकी, मैं एकदम ठीक हूँ। किसी की इतनी हिम्मत है कि मेरी जैसी शेरनी के साथ कुछ कर सके? कच्चा ना खा जाओ सामने वाले को। तू तो है माझी शेरनी। बस डर लगता है, जमाना खराब है और तू उतनी ही खूबसूरत। किसी की बुरी नजर तुझ पर पड़ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? माना तू किसी से डरती नहीं है, पर आखिर लड़की ही है ना, कब तक लड़ सकेगी? माजी स्वीट काकी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आप देखना, किसी की हिम्मत नहीं कि शिवाक्षी अग्निहोत्री के साथ बुरा कर सके। और आप इतना सोच भी क्यों रहे हो? बेटा, तेरी मांग भरी हुई देखी तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तुझे पता है ना इसका मतलब क्या होता है? कोई मांग भर दे तो हम उनके बन जाते हैं हमेशा के लिए। जन्म जन्म का साथ जुड़ जाता है जो कभी नहीं छूटता। पर जैसा कि तू बोली है कि ये लाल रंग है, तब जाकर मुझे चैन मिला। काकी का एक एक शब्द शिवी को तीर जैसे चुभ रहा था और सीधा उसके दिल पर लग रही थी। अब वो काकी को कैसे बताए कि वो जो बोल रही है वैसा शिवाक्षी के साथ हो चुका है और करने वाला खुद रुद्रम गायकवाड़ है, जिस आदमी की कोई सीमा नहीं, जो हद से ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। काकी ने उसके आगे चुटकी बजाई और बोली, कहाँ गुम हो गई? जा खाना खा ले और सो जा। तेरा पति तो कब का सो गया है, थक गया था आज बहुत। इतनी जल्दी कैसे सो गया वो? सबको पार्क लेकर गई थी तो वहां बहुत उछल कूद कर रहा था और थक गया, इसलिए जल्दी खाना खाकर सो गया तेरा विशु। ओ काकी, पर मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाकर आई आज। ठीक है, तो जाकर सो जा। शिवू तुरंत अपने रूम में चली गई और उसने देखा विशु बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखकर शिवी हल्का सा मुस्कुराई और सीधा बाथरूम में चली गई। दीवार पर लगे कांच में वो खुद को देखने लगी। उसकी नजर अपनी मांग में लगे खून पर गई। शिवी की आंखों में मोती जैसे आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला और टिश्यू पेपर निकालकर उस खून को साफ करने लगी। उसने नाक पर लगे खून को हटा दिया और जैसे अपनी मांग को साफ करने लगी तभी उसके हाथ रुक गए और वो कांपने लगी। उसने बहुत कोशिश की पर उसे साफ नहीं कर पाई और उसने उस टिश्यू को फेंक दिया और आंखें बंद किए रोने लगी। शिवी रोते हुए बोली, आपके लिए इनके कोई मायने नहीं होंगे, पर मैं ऐसी नहीं हूं। मुझे कदर है इन सब रीति रिवाजों की। आपने जो किया है ना, वो बहुत गलत था। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और ना वो जगह दे पाऊंगी कभी। नफरत सी हो गई है आपसे और आपके नाम से। फ्लैशबैक एंड। शिवाक्षी अपने ख्यालों से बाहर आई और गुस्से से वो सब कुछ याद करने लगी। अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और शिवी के रेशमी बाल उड़ने लगे तो उसकी मांग में भरा वो लाल खून जिसे उसने अपने बालों से छुपा दिया था दिखने लगा। कितनी जिद्दी हैं आप। हवा के झोंके से शिवी की मांग में लगा खून साफ दिख रहा था। शिवी ने गुस्से से खिड़की की तरफ देखा और बोली, इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? लगता है इन पर भी उस गायकवाड़ का असर पड़ा है जो तूफानी बनती जा रही है। शिवी ने गुस्से से मुंह फेर लिया और बेड पर चादर लपेट कर सो गई। हवा अभी भी चल रही थी। शिवी के कानों में एक मधुर धुन सुनाई दी जिसे सुनकर उसकी बंद आंखों से पानी की एक बूंद निकल गई। शिवी अपने मन में बोली, कहा था हर वक्त साथ रहोगे, हर मुसीबत से बचाओगे, तो उस गायकवाड़ से क्यों नहीं बचाया? कहा थे उस वक्त जब वो आदमी मेरी जबरदस्ती मांग भर रहा था, मुझे छू रहा था। अब आए हो जब सब कुछ हो चुका है। खिड़की में लगी बेल फिर से बजने लगी जो शिवी को अथाह सुकून दे रही थी।
पर वो उस बात को भूल नहीं पा रही थी। परेशान होकर शिवी उठ गई और खिड़की की तरफ चली गई। उसने बेल को हाथ लगाया और कहा, जब जब परेशान होती हूँ इसकी मधुर आवाज मेरे कानों में गूंज उठती है और एक अलग सा सुकून दी जाती है। आप जो कोई भी हैं पर अपने से लगते हैं। आपने ही तो कहा था कि कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा और तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तो कहाँ हैं अब आप? बोलिए ना, कहाँ हैं आप? शिव ने इतना कहा ही था, तभी उसकी नजर सामने के गार्डन पर पड़ी जहां उसे एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वो हैरान हो गई और गौर से देखने लगी। तभी उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर शिवी के होश उड़ गए और हाथ पैर कांपने लगे। सामने एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस एकटक शिव को देख रहा था। आदमी को देखकर शिवी हड़बड़ाकर बोली, रुद्रम साहब। जैसे ही शिवी ने कहा, सामने खड़े आदमी के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो पलटकर वहां से चला गया। शिवी उसे जाते हुए देख रही थी पर कुछ नहीं कर रही थी। कुछ ही पलों में वो आदमी शिवी की नजरों से ओझल हो गया। उसके जाते ही शिवी जमीन पर बैठ गई और उदास होकर बोली, ना जाने क्या हो गया है। आपसे नफरत भी है पर आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं। आप आए और मुस्कुराकर बिना कुछ कहे चले गए। आखिर आप चाहते क्या है, कुछ तो बताओ। शिवांशी ने अपने आंसू पहुंचे और खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रुद्रम अब जा चुका था। शिवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, बस अब बहुत हो गया रोना धोना। अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और कल देखना आपके सामने भी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवी अपने बेड पर जाकर लेट गई। आश्रम से निकलकर रुद्रम ने अपनी गाड़ी से लेदर की लॉन्ग जैकेट निकाली और उसे पहना दिया। सामने पाटिल खड़ा हुआ उसे परेशान सा देख रहा था क्योंकि उसके भाऊ परेशान है। रुद्रम अपनी जैकेट पहन रहा था और पाटिल उसे देखते हुए बोला, भाऊ काय झाला? रुद्रम जिप बंद करते हुए बोला, काहीच नहीं भाऊ, आप पूरी दुनिया से सच छुपा सकते हैं पर मुझसे नहीं। मैं तो पिछले 10 साल से आपके साथ हूं। इतना जानता हूं कि आप परेशान हो। कौन है उसकी वजह? क्योंकि वो जो भी है वो बहुत ताकतवर है, वरना चट्टान जैसा आदमी परेशान ना होता। पाटिल की बात सुनकर रुद्रम कटाक्ष में हल्का सा मुस्कुराया। पाटिल उसकी मुस्कान के पीछे छिपे गहरे राज को समझ सकता था और बोला, भाऊ काय झाला? बोलो ना। मेरे लिए आप मेरे आए बाबा हो, सब कुछ हो। आपको परेशान देखकर मैं पागल हो रहा हूं। थामा थामा पाटिल, कितना बोलता है तू? और क्या कहा? मैं तेरे आए बाबा हूं? अरे तूने तो मुझे बूढ़ा बना दिया। पाटिल मुस्कुराने लगा और बोला, इज्जत इतनी है आपके लिए कि आए बाबा से बढ़कर बन चुके हो। ऐसा का है हो भाऊ? रुद्रम ने अपनी जैकेट को ठीक किया और आश्रम के सामने देखने लगा। पाटिल उसकी नजरों का पीछा कर रहा था और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसके भाऊ ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जो उनके लिए ठीक नहीं है। आश्रम को देखकर रुद्रम ने आह भरी और कहा, दुनिया कितनी छोटी है ना पाटिल। देखना, घूम फिर कर मेरा मन इधर ही आके रुकता है। भाऊ मैं कुछ समझा नहीं, तेरे मतलब का भी नहीं है, छोड़। इतना कहकर रुद्रम वहां से मुड़ा और चलने लगा। पाटिल उसके पीछे पीछे चलने लगा तो रुद्रम के कदम वहीं रुक गए और वो बिना मुड़े बोला, अब तो जा। मुझे अकेला छोड़ दे। भाऊ नको, आप अब घर चलिए। रुद्रम पीछे मुड़ा और पाटिल की तरफ गुस्से से देखने लगा। पाटिल की नजरें झुक गई पर वो हिम्मत करके बोला, शेखर साहब की जान और शान है आप। आपकी सुरक्षा हम सबका फर्ज है, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात करता हूं। तुझे लगता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सीएम साहब से पंगा ले। पर क्या करूं, फर्ज तो निभाना ही होगा ना। रुद्रम के चेहरे पर गुमानी मुस्कान आ गई और वो गर्व से बोला, आज तक इतने नेता और बड़े बड़े आदमी गायब हुए हैं, किसी को पता चला नहीं ना? तो तू सोच कितना क्रूर और भयंकर हूं मैं।
पाटिल के चेहरे पर भी कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, आपकी तो ना कोई होड़ ना कोई तोड़। रुद्रम वापस पलट गया और जाते हुए बोला, 1 घंटे बाद घर आ जाऊंगा, तब तक अपने आप से लड़ने दे। इतना कहकर रुद्रम ने अपने जैकेट की कैप अपने सिर पर लगा दी और दोनों हाथों को जैकेट के जेब में डालकर मुंबई की सड़कों पर चलने लगा। उसके जाते ही पाटिल ने अपने आदमियों को इशारा किया तो सारे गार्ड्स रुद्रम के पीछे पीछे बड़ी चालाकी से चलने लगे। पाटिल मुस्कुराने लगा और आहा भरते हुए बोला, भाऊ, आपको प्यार हो गया है। आप कभी नहीं मानोगे पर आपको हो गया है। और हुआ भी किससे? उससे जो आपके सामने तक देखती है तो सिर्फ नफरत से। पाटिल मुड़ा और आश्रम की तरफ देखकर बोला, पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्या है जो एक पत्थर दिल इंसान पे घल रहा है। प्यार तो ठीक है, मगर आपकी वजह से मेरे भाव कमजोर नहीं पड़ने चाहिए और ना उनका दिल टूटना चाहिए, वरना वो खतरनाक आदमी ये सब सहन नहीं कर पाएगा और सबको बर्बाद कर देगा। किसी को नहीं छोड़ेगा। आपको आना होगा। उनका यूं बदल जाना अब कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भाव को किसी भी कीमत पर अपना मकसद पूरा करना ही होगा। पाटिल ने आह भरी और गाड़ी में बैठकर गायकवाड़ विला की तरफ चला गया। हमारे सीएम साहब मुंबई की सड़कों पर चले जा रहे थे। उनके पीछे छुप छुप कर उनके आदमी चल रहे थे। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, ये पाटिल कभी नहीं सुधरेगा। रात के 1 बजे सुनसान सड़क पर भाऊ चले जा रहे थे। उनके लेदर के जूतों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनका आकर्षक चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। रुद्रम ने एक हाथ से अपनी दाढ़ी को सहलाया और नशे से बोला, आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी लिए मेरी रस भरी उस बेल से उम्मीद कर रही थी कि वो आएगा। मेरे अलावा कौन आएगा रस भरी? जब जब पुकारेगी मैं ही आऊंगा और एक दिन तो उठा कर ले जाऊंगा हमेशा के लिए। रुद्रम रोड पर चलते हुए अपनी रस भरी को याद कर रहा था और उसकी रस भरी अपने बेड पर लेटी हुई बार बार करवट ले रही थी। उसके दिलो दिमाग में बस रुद्रम का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था जिसने उसे अभी आश्रम के गार्डन में देखा था। उसे ना चैन मिल रहा था ना नींद आ रही थी। रात काफी गहरी होती जा रही थी और दोनों अभी भी एक दूसरे के ख्यालों में घूमते। रुद्रम आगे बढ़ा और सड़क किनारे उसे एक गार्डन दिखाई दिया। रुद्रम उसके अंदर चला गया और एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। पेड़ का सहारा लेकर बैठे रुद्रम ने अपने घुटने पर रख दिया और सिर टिकाकर आंखें बंद करके जुनून और शिद्दत से शिवांक्षी को याद करते हुए बोला, ये क्या कर दिया है तुमने रस भरी? ना रह पा रहा हूं ना सह पा रहा हूं। हर वक्त बस तेरी तलब, तेरी अगन है। दम घुटने लगा है, आंख भभक रही है सीने में, जो बाहर आकर सब कुछ तबाह करना चाहती है। कुछ देर यूं ही खामोश रहने के बाद रुद्रम के चेहरे पर डरावनी मुस्कान तैर गई और उसने झट से अपनी आंखें खोली और बोला, मुझे क्या हुआ है मुझे खुद मालूम नहीं पाटिल। बस एक बात पक्की है, तू जब भाव इस तबाही को हासिल करके दम लेगा, उसे अपने आगे झुकाकर उसको अपना बना कर रहेगा। काहे कि मेरा जुनून सिर्फ वो है। 1 घंटे बाद रुद्रम उस गार्डन से बाहर निकल गया और उसके सामने 3-4 गाड़ियां खड़ी थी। रुद्रम अपनी ब्लैक गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। सभी गाड़ियां गायकवाड़ विला के अंदर घुसी। रुद्रम अपने उसी रौब और गुमान से गाड़ी से उतरा और बंगलो के अंदर चला गया। हॉल में जाते ही उसकी नजर सोफे पर बैठी एक औरत पर पड़ी जो उसके इंतजार में वहीं सो गई थी। बिना किसी भाव के रुद्रम उनके पास गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उनकी गोदी में रखे उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और अपने मन में बोला, कितनी जिद्दी हैं आप। आज भी मेरे इंतजार में यहीं बैठी रही। क्यों नहीं समझती हैं कि आपका मैं नॉर्मल बेटा नहीं हूँ। जानबूझकर देरी से आता हूँ ताकि आपका सामना ना करना पड़े। पर आप भी तो ठहरे शेखर साहब की बीवी, अपनी मर्जी की मालकिन। हाँ? रुद्रम ने ज्योति जी का हाथ पकड़ा हुआ था और उन्हें देखे जा रहा था। अचानक ज्योति जी हिलने लगी तो रुद्रम ने उनका हाथ वापस उनकी गोद में रख दिया और खड़ा हो गया। उसने अपनी आई को देखा और मन में बोला, आई। रुद्रम का इतना बोलना ही था कि एक माँ के दिल ने अपने बेटे की पुकार सुन ली और ज्योति जी ने अपनी आंखें खोल दी। पर तब तक सीएम साहब जा चुके थे। ज्योति जी चारों तरफ देखने लगी, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनका मन उदास हो गया और वापस सोफे से सिर टिकाकर बैठ गई।
उनके दिमाग में रुद्रम का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था जो अब कहीं खो सा गया था। ना जाने कितने साल हो गए एक माँ ने अपने बेटे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ज्योति जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे बप्पा, माँ जी विनती स्वीकार करो, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। उसे पहले वाला मेरा रुद्र बना दो जो मेरी गोद में सिर रखकर घंटों मुझसे बातें किया करता था, मेरा चेहरा देखे बिना जिसका सवेरा नहीं होता था। वो मेरा रुद्र कहाँ चला गया है? उसे वापस भेज दो इस माँ की झोली में। दूर खड़े शेखर जी ये सब देख रहे थे पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा और धीरे से बोले, तुम्हारा रुद्र अब इस राज्य का सीएम रुद्रम गायकवाड़ बन चुका है। अब उसके पास बहुत बड़े बड़े मकसद हैं जिन्हें उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा और वो करेगा भी। वचन जो दिया है उसने अपने बाप को। शेखर जी पलटकर अपने कमरे में चले गए और ज्योति जी खड़ी होकर बाहर आई तो उन्हें नौकरों से पता चला कि रुद्रम कब का घर आ चुका है। अब उनका वहम सच साबित हो गया था। वो बोली, इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, मेरा रुद्रम सच में मेरे पास आया था और उसने मुझे पुकारा भी था। ज्योति जी बहुत खुश हो गई और रुद्रम के कमरे की तरफ बढ़ गई। उन्होंने गेट को नॉक किया कई बार पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंत में परेशान होकर वो जाने लगी तभी गेट खुला और उनके सामने खड़ा था उनके जिगर का टुकड़ा, उनका रुद्र, जिसे देखकर ज्योति जी की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने रुद्रम के चेहरे को थाम कर कहा, मेरा बेटा। रुद्रम बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था और उनका हाथ धीरे से हटाते हुए बोला, आप अभी तक सोई नहीं है? बस जा रही हूँ बेटा, तुम आ गए हो ना, अब मुझे कोई चिंता नहीं। ज्योति जी ने रुद्रम के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और वहां से चली गई। उनके जाते ही रुद्रम ने रूम का गेट बंद कर दिया और अपनी शर्ट उतार कर फेंक कर बेड पर लेट गया। उसने एसी और पंखा सब बंद कर दिया और गर्मी सहन करने लगा। धीरे धीरे उसके आकर्षक सीने पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। धीरे धीरे उसका माथा, गला, सब जगह पसीना आने लगा। गर्मी बढ़ती जा रही थी और रूम को उसने पूरा बंद कर रखा था। काफी देर गर्मी सहन करने के बाद उसने एसी का रिमोट लिया और उसे ऑन कर दिया। जैसे एसी की ठंडी हवा उसके जिस्म को लगी, रुद्रम की आंखें बंद हो गई और वो जुनूनी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ इसी तरह मेरी हर तकलीफ को दूर करने वाली मेरी राहत और सुकून हो मेरी रसभरी तुम। तुम्हें क्या लगा भूल गया हूं? नहीं, तुम तो जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रहोगी। रुद्रम पूरी रात अपनी रसभरी के ख्यालों में गुम था और कब उसे नींद आ गई उसे खुद नहीं पता। अगली सुबह एक नया तूफान लाने वाली थी जिससे कई जिंदगियों का फैसला होने वाला था। कल से रुद्रम ऑफिशियली स्टेट का सीएम बन जाएगा और तबाही मचाएगा। अगली सुबह से पूरे स्टेट के हर न्यूज चैनल पर मुंबई के राजभवन को दिखाया जा रहा था क्योंकि कुछ देर बाद यहीं पर हमारे रुद्रम साहब की सीएम पद के लिए शपथ होने वाली थी। पूरा राजभवन शानदार तरीके से सजाया गया है और नासिक के ढोल भी बुलवाए गए हैं। पूरे भवन में सभी छोटे बड़े राजनेता इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने नए और युवा सीएम का गर्मजोशी से स्वागत कर सके। पूरे राजभवन की तरफ फौज तैनात थी और सभी पुलिसकर्मी अपनी बंदूक लेकर ड्यूटी पर मौजूद थे। छोटी सी भी लापरवाही सबको महंगी पड़ सकती है, इसलिए सावधानियां बरतनी जरूरी थी। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता और बिजनेसमैन, नेशनल लेवल के नेता को इनवाइट किया गया था और सब लोग मौजूद भी थे क्योंकि हर कोई रुद्रम से रूबरू होना चाहता है। उसकी हस्ती है ही इतनी पावरफुल कि सभी लोग उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं, सिवाय शिवाक्षी की। सभी के चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। राजभवन के बाहर भारी मात्रा में लोगों और मीडिया वालों की भीड़ थी। कुछ खास रिपोर्टर्स को ही राजभवन के अंदर बुलाया गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी मेहमान भी आ गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री, जिनमें कई नेता शामिल थे, वो भी यहाँ मौजूद थे और शेखर गायकवाड़ भी इन्हीं मेहमानों के बीच मौजूद थे अपने बेटे की शपथ देखने के लिए। सब कुछ तैयार था, अब बस इंतजार था तो हमारे युवा सीएम मिस्टर रुद्रम गायकवाड़ का, जो अभी तक नहीं आए थे। अभी सुबह के 8 बजे थे और पूरे महाराष्ट्र में हलचल मची हुई थी।
चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी तो कहीं पर गुस्सा और नफरत भी थी। सौगात आश्रम। शिवाक्षी सुबह 7 बजे ही अपने कॉलेज चली गई थी और विशु को उसने हमेशा की तरह बेबी सिटिंग अपार्टमेंट में छोड़ दिया था। उसकी क्लासेस चल रही थी पर उसके दिमाग में रुद्रम ही घूम रहा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे किसी भी कीमत पर MBA की डिग्री हासिल करनी थी ताकि वो बड़ी कंपनी में जॉब कर सके और रुद्रम से दूर जा सके। पर उसे क्या पता था कि उस आदमी की नजर अभी भी शिवाक्षी पर ही थी और वो उसे जुनूनी नजरों से देखकर पागल हुए जा रहा था और मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा, शपथ लेने के बाद पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ मेरी रस भरी। अभी जितनी पढ़ाई करनी है कर लो, बाद में तो तुम्हें मेरे हवाले होना ही है। अपनी कैबिन के चेयर पर बैठा रुद्रम लैपटॉप से शिवी को देख रहा था जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तभी कैबिन में पाटिल आया और बोला, भाऊ आपके चलने का वक्त हो गया। रुद्रम ने सिगरेट का कश लगाकर शिवी को देखा और कहा, चल ये काम भी निपटा दूं। रुद्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए जुनून से आगे बढ़ गया। वो सब लोग गाड़ियों में बैठ गए और राजभवन के लिए निकल गए। राजभवन में सभी लोग बेसब्री से रुद्रम साहब का इंतजार कर रहे थे। हाईवे पर पुलिसकर्मी तैनात हो गए थे क्योंकि रुद्रम की गाड़ियों का काफिला वहीं से निकलने वाला था। रोड खाली करवा दी गई थी और हजारों की तादाद में लोग सड़कों के किनारे खड़े सीएम साहब की एक झलक पाने को बेताब थे। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। सब चिल्लाने चीखने लगे। तभी एक साथ कई सारी गाड़ियां लाइन से रोड पर से गुजर रही थी। सबसे आगे पुलिस की गाड़ी थी और उसके पीछे एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसके ग्लास भी काले रंग के थे। गाड़ी के आगे छोटा सा तिरंगा फहराया हुआ था। उस गाड़ी में सीएम साहब बैठे हुए थे। उनकी गाड़ी के पीछे भी कई सारी गाड़ियां लाइन से चल रही थी। सभी आम जनता हल्ला मचा रहे थे। सीएम साहब का काफिला वहां से गुजर गया और सीधा राजभवन की ओर तेजी से बढ़ गया। राजभवन में सबको खबर मिल चुकी थी कि सीएम बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। सब लोग बेसब्र हो रहे थे। भवन के बड़े से दरवाजे के आगे बड़ी सी चौड़ी सड़क थी जिस पर मीडिया तैनात थे। सबके कानों में सायरन सुनाई दिया और काले कपड़े पहने हथियारों से लैस कमांडो दौड़ते हुए आए और सड़कों के दोनों तरफ खड़े हो गए। पुलिसकर्मियों और गार्ड्स ने मीडिया की भीड़ को कंट्रोल किया। तभी सामने से एक साथ कई सारी गाड़ियां लाइन से आने लगी तो भवन का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो सारी गाड़ियां एक साथ अंदर चली गई। दरवाजा वापस बंद हो गया। अंदर भी कमांडोज की फोर्स तैनात थी। गाड़ियां आकर रुकी। सारे गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। सबके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। पाटिल बाहर निकल गया और उसने गाड़ी के पीछे की सीट का गेट खोला तो मीडिया जो अंदर मौजूद थी हल्ला मचाने लगी। गेट खुलते ही रुद्रम ने अपना एक पैर बाहर निकाला और फिर दूसरे पैर को बाहर रखकर सीएम साहब बाहर निकल गए। इतना हैंडसम आदमी जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। उसने शाइन मारती हुई काली सफारी सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत आकर्षक लग रहा था। कोट के जेब पे देश का झंडा लगा हुआ था जो सोने का बना हुआ था। आंखों पर काले चश्मे पहने हुए थे। हाथों में रोलेक्स की घड़ी, काले शाइन मारते हुए जूते पहने हुए भाव के चेहरे पर दुनिया भर का घमंड और रुतबा साफ साफ झलक रहा था। मीडिया वाले उसकी तस्वीर लेने लगे। रुद्रम आगे बढ़ा और उसके पीछे ब्लैक कमांडो चलने लगे। रुद्रम इतनी शान से चल रहा था मानो कहीं का राजा हो और आसपास सभी उसकी प्रजा। रुद्रम के स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और भी बड़े नेता खड़े थे। उनके पास पहुंचकर रुद्रम ने उनसे हाथ मिलाया और सब लोग एक साथ भवन के अंदर चले गए जहां शपथ होने वाली थी। अंदर भी कुछ मीडिया वाले मौजूद थे जो लाइव शपथ ग्रहण दिखाने वाले थे। रुद्रम के अंदर आते ही जोर से तालियां बजने लगी पर भाव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधा आगे बढ़ गया और टेढ़ी नजर से इतने लोगों के बीच बैठे आदमी को देखने लगा जिसकी तेज नजर रुद्रम पर ही थी। रुद्रम ने एक नजर उन्हें देखा और सीधा आगे बढ़ गया। शेखर साहब के चेहरे पर गुमान साफ साफ दिख रहा था। रुद्रम आगे स्टेज पर गया। सबने गर्मजोशी से स्वागत किया और कुछ ही देर में उसकी शपथ ग्रहण का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया जिसे लाइव पूरा भारत देख रहा था। राज्यपाल आगे आए और बोले, सुप्रभात महाराष्ट्र। आज शिवाजी महाराज को साक्षी मानकर
हमारे सीएम साहब अपनी शपथ लेंगे, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो आगे आए और अपना पद ग्रहण करें। जोर से तालियां बजनी चाहिए। जोर से तालियां बजने लगी और रुद्रम आगे आया और राज्यपाल के पास खड़ा हो गया। राज्यपाल ने बोलना शुरू किया और साथ साथ रुद्रम भी बोलने लगा। मैं रुद्रम शेखर गायकवाड़ छत्रपति शिवाजी महाराज को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि आज से मैं इस राज्य का नया मुख्यमंत्री हूं और अपने सारे कर्तव्य सच्ची निष्ठा से निभाऊंगा। रुद्रम अपनी शपथ ले रहा था और शेखर साहब उसे एकटक देख रहे थे। सभी न्यूज चैनल्स पर भी उसकी शपथ दिखाई जा रही थी। अपने विला में बैठी ज्योति जी हॉल में सोफे पर बैठकर अपने बेटे को शपथ लेते हुए गर्व से देख रही थी और रीति रेयांश भी बहुत खुश थे अपने बड़े भाई की कामयाबी को देखकर। पूरे भारत में ये न्यूज चल रही थी और रुद्रम के लिए वाहवाही लुटाई जा रही थी। रुद्रम के कई सारे दुश्मन आग में जल रहे थे पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक आदमी जिसके घर में हंगामा खड़ा हो गया था, वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। शिंदे अपने घर में पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। वो रुद्रम को यूं आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। उसे सीएम बनना था पर वो तो हार गया और रुद्रम जीत गया। उसे डर लगने लगा क्योंकि उसे पता था कि अब रुद्रम उसकी बैंड बजा देगा और राज्य में उसका जीना हराम कर देगा। शिंदे के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, क्या चला बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? शिंदे पीछे मुड़ा और बोला, तेरे काम की बात नहीं है, तू तो तेरी उस शिवी पर ध्यान दे, नाकारा कहीं का। बाबा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शिवी मेरी दोस्त है, उसके खिलाफ आप कुछ मत बोलो। चुप कर वैभव, इतना बड़ा लड़का है मेरा पर एक लड़की के पीछे पागल हो रखा है। अच्छा हुआ जो उसे अपनी कंपनी से निकलवा दिया, वरना तू तो उसके पीछे सब कुछ गंवा देता। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। आपका गुस्सा उस गायकवाड़ के लिए है ना, और निशाना आप शिवी पर बना रहे हो।